चलिए आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ बातें अपनी पहले हो चुकी थी, आज उससे आगे की बातें करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो सुनना ध्यान से। तो आपन ने जो पिछली क्लास है अभी तक जो पॉलिटी के अंदर पढ़ा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपन ने जो है संविधान कैसे बना था उसके बारे में बात हो गई है, शेड्यूल्स अनुसूचियां क्या हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा हो चुकी है, इंपॉर्टेंट जो भाग हैं उनसे रिलेटेड। और पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था देश में कानून कौन बनाता है, लागू कौन करता है, और आपका भाई जो न्यायपालिका है वो कैसे है। और मैंने ये भी बता दिया भाई किसकी पावर किसके बराबर होती, सारी चीजें आज इसी के ऊपर आप बात करते हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जो देश की कार्यपालिका होती है, किसकी बात कर रहे हैं आज एक बार, कार्यपालिका। जो देश की कार्यपालिका है उसका काम क्या होता है, कानून को लागू करना, इस चीज को याद रखना। और हमारी कार्यपालिका में कौन कौन मेंबर होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। ये सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, देश के अंदर कानून को लागू करते हैं। इस बात को याद रखना आपने, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, अटॉर्नी जनरल, इन सभी, लेकिन तीनों सभी में ऐड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति। यानी लास्ट जो साइन होते हैं किसी भी कानून को लागू करने में, तो साइन किसके होंगे भाई, राष्ट्रपति के होंगे। आगे बात आती है कुछ अपनी, जैसे भाई पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। भाई भारत का जो राष्ट्रपति का पद है, ध्यान से सुनना, दो तीन एक देशों के नाम बताते हैं। वैसे तो न्यू पूछ ले भाई भारत में राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है, तो लगभग अपना जो पद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर ही वैसे दो, याद रखना। लेकिन यहां पर याद रखना अपना जो राष्ट्रपति है उसका पद किसके समान है, तो याद रखना ब्रिटेन के राजा के समान। कई बार पेपर में सीधा आता है पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, तो आप कहोगे जो ब्रिटेन का किंग होता है यानी जो राजा होता है उस राजा के समान होती है, याद रखना। और आपने पता अपना देश का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, हेड होता है, चीफ कमांडर। ऐसा ही कहां होता है, अमेरिका के अंदर होता है। तो यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने कहां से सीखा है, अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद किसके समान है ये पूछा जाए तो ब्रिटेन के राजा के समान है, ठीक है, यानी उसकी पोजीशन। आगे देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है उसमें कौन कौन भाग लेंगे, यह चीज अपन करते सीखी भाई आयरलैंड से। ये चीज कहां सीखी है, आयरलैंड। यहां पर मैंने 3 देशों के नाम लिखे हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके बराबर पावर होती है, ब्रिटेन के राजा के बराबर। दूसरी बात आती है भाई अपना जो तीनों सेनाओं का हेड है, यह कॉन्सेप्ट अपन ने अमेरिका के राष्ट्रपति सीखी। और भारत के राष्ट्रपति के अंदर चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, यह चीज अपन कहां से सीखी है, आयरलैंड से सीखी है। तीनों देशों के नाम अपन अच्छे से याद रखना है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, कार्यपालिका। अब अपना बात आती है इसके बारे में आप डिस्कस कर चुके थे। आर्टिकल 52 में क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट पद के बारे में यानी राष्ट्रपति पद के बारे में यहां पर चीजें दे रखी, याद रखना। और उसके बाद जो हमारी कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का चेयरमैन कौन होता है, बताओ जल्दी से, राष्ट्रपति। कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, लेकिन रियल वास्तविक आपसे पूछा जाए वास्तविक चेयरमैन शाबाश पीएम। इनके बारे में आप अच्छे से चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो दोनों बातें आपने याद रखना। आर्टिकल 52, 53 लास्ट में क्विज में डाल रखे मैंने, बिल्कुल फटाफट सारे के सारे आर्टिकलों को आप डिस्कस कर देंगे। याद गूंज रही है, गेट खोल दो, तो गेट के कारण ही हो रहा होगा, या खिड़की खोल दो, आप खिड़की खोल दो या गेट खोल दो एक। हाँ, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, आर्टिकल 52, 53। अब हम बात करते हैं, ये आर्टिकल भी आपने डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल देखो 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद, ठीक है। पोस्ट के बारे में 53 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष होगा। आर्टिकल नंबर 54 आप डिस्कस कर चुके थे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है भाई, राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होगा उसके अंदर कौन कौन भाग लेगा, यह चीज संविधान के कौन से आर्टिकल में लिख रखी है, 54 में। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा कैसे, ये बात आर्टिकल 55 में है, 55 में।
55 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, और 54 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेगा कौन कौन। तो ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर जो आर्टिकल 54 है उसके अंदर ये दे रखा है भाई, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो पार्लियामेंट हमारी, उस पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। कौन से, इलेक्टेड मेंबर। और हमारी संसद में इलेक्टेड मेंबरों की संख्या की मैं बात करूं, 543 तो लोकसभा में है और 233 कहां पर है भाई, राज्यसभा में। यानी 3 और 3 6, 7 और 7, यानी टोटल कितने हो गए भाई, 776। और जो संसद का मेंबर होता है उसे क्या बोलते हैं आप, एमपी यानी सांसद बोलते हैं। हमारे राष्ट्रपति चुनाव में टोटल कितने सांसद यानी एमपी भाग लेते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 776 लेते हैं, याद रखना। लेकिन जो 12 राज्यसभा के वो भाग नहीं लेंगे, ये मैंने पिछली क्लास में भी। आगे दे रखा क्या भाई, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। हमारे देश में टोटल विधानसभाएं कितनी है भाई, तो 30 विधानसभा आपने अच्छे से याद रखना है। कितनी, 30 विधानसभाओं के बारे में आपने अच्छे से याद रखना है। भारत में राज्य कितने हो गए, 28 राज्य हो गए आपके। हाँ, एक आपका दिल्ली हो गया, एक आपका दिल्ली के बाद पांडुचेरी, और अब आगे हमारा जम्मू कश्मीर को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 28 प्लस में एक टोटल कितने हो जाएंगे, 31 विधानसभाएं हो जाएंगी। अब यदि मैं बात करूं दिल्ली और पांडुचेरी, कोई बता सकता है, दिल्ली और पांडुचेरी जो विधानसभा हैं उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार पार्टिसिपेट, भाग कब लिया था, 97 में। पार्टिसिपेट कब करा था, 97 में। ऐड कब करा गया था इलेक्शन में, वो 92 में करा गया था। इस बात को याद रखना, शाबाश। तो यानी हमारी बात करें यहाँ पर संसद का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा के क्या भाई, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये चीज इंग्लिश में भी है, कोई टेंशन ना ले। अगली स्लाइड पे आगे हम बात करें, इस चीज को अच्छे से याद रखना, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता कौन नहीं, पेपर में पूछा जाए कौन भाग नहीं लेता। एक तो याद रखना भाई, विधान परिषद के जितने भी मनोनीत या जितने भी सदस्य हैं वो कभी भी राष्ट्रपति चुनाव में, उसके बाद संसद और राज्यसभा के जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। लेते कौन कौन है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते, तो संसद और विधान परिषद इनके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, और हमेशा इन्हीं में अपने को दिक्कत करेगा। तो इस चीज को आपने याद रखना। जैसे यही चीज दे रखा है भी, कौन कौन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे कौन कौन नहीं लेंगे, नॉमिनेट मेंबर जो पार्लियामेंट या राज्यसभा में होते वो नहीं लेंगे, और उसके बाद भाई अपनी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान जो परिषद है उसका कोई भी मेंबर जो होगा वो इसके अंदर भाग नहीं लेता। कोई बता सकता है भारत में विधान परिषद कितनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में आज कितनी, 6, शाबाश, कितनी है, 6 हैं। और उस 6 में से कितने भी मेंबर हो वो कभी भी भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं, वो भी कभी भी भाग नहीं लेते हैं। बाकी ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए, इसके बारे में आपने डिस्कस कर भी लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट, भाई राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 56 के अंदर क्या दे रखे हैं, उसका कार्यकाल दे रखा है, टेन्योर दे रखा है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष होता है। इस बात को याद रखना। यदि राष्ट्रपति ने अपना रिजाइन लेटर देना हो तो किसको देगा भाई, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ये बात अपने कौन से आर्टिकल में लिख रखी है, आर्टिकल नंबर 56(1) में लिख रखी है। आर्टिकल नंबर 56(1) में ये लिखा हुआ है भाई भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होगा भाई, 5 वर्ष होगा, और वो अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। तो यानी वाइस प्रेसिडेंट को अपना क्या कर देगा, त्यागपत्र दे देगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। हाँ, क्लोज, सब क्लोज इसकी ये उतरेंगे 56 के। हालांकि अपना आर्टिकल 56 से काम चल जाएगा, यदि थोड़ा डिटेल में आ जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो पद याद रखना भाई आपका 5 वर्ष तक रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज और पूछा जाता है, अमेरिका पेपर में पूछा जाए अमेरिका की राष्ट्रपति का टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष होता है। कितना होता है भाई, 4 वर्ष होता है। लेकिन अपने देश में कितना होता है, 5 वर्ष होता है, याद रखना। उसके बाद रिजाइन लेटर उपराष्ट्रपति, जैसे ही उपराष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, उपराष्ट्रपति को रिजाइन लेटर देता है कौन, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कि ये त्याग पत्र की इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको दी जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को बताया जाएगा भाई भारत के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया है। तो पॉइंट याद रखना, त्याग पत्र देगा किसको, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति यह बात किसको बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। पेपर में पूछा था न कि प्रधानमंत्री को। आपने सोचा प्रधानमंत्री ने बताओगा भाई भारत का राष्ट्रपति पद छूट जाए, हालांकि पता तो चल ही जाता सारा, मीडिया का जमाना है। लेकिन याद रखना संविधान के अंदर 56(2) का सब क्लोज है, उसमें ये दे रखे अभी भारत का जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के रिजाइन लेटर की इंफॉर्मेशन, सूचना जो है वो किसको देगा भाई, लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा का अध्यक्ष यानी आप पे बोल सकते हैं स्पीकर, क्या बोल सकते हैं, स्पीकर। और ये हमारी लोकसभा होगी, ये राज्यसभा होगी। अब मेरे को ये बताइए, सूचना सबसे पहले किसको दी जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। हाँ, लेकिन सबसे पहले पता किसको चलता है, उपराष्ट्र नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में से सबसे पहले किसको पता चलता है, लोकसभा को ही या राज्यसभा को, चले। देखिए अब हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा में एक स्पीकर होता है, राज्यसभा में एक चेयरमैन सभापति होता है, और जो सभापति होता है वही देश का क्या होता है, उपराष्ट्रपति भी तो होता है, वही क्या होता है, उपराष्ट्रपति। मतलब इस सदन को पहले पता ही है, क्योंकि इसका जो हेड उसी को तो दे रहा त्याग पत्र। हाँ, राज्यसभा का ये हेड कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और वही फिर अपनी ये इंफॉर्मेशन कहाँ बन जाता है, लोकसभा। हाँ, पता चलता, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता। ये तो बस थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, हाँ आपसे पूछ ले, ठीक है, थोड़ा भाई किसी बच्चे को कंफ्यूज करना हो तो उस टाइम पे, वरना तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपन किसको देनी पड़ेगी, लोकसभा अध्यक्ष को। ये चीज याद रखना। तो यही चीज आपने याद रखना है भाई, 5 साल होता है रिजाइन लेटर। उसके बाद आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए भाई, राष्ट्रपति ने जब अपना कार्यकाल हो गया, रिजाइन लेटर दे दिया, पद और भी किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, तो याद रखना भाई, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है अपना, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, महाअभियोग प्रक्रिया। महाअभियोग जो प्रक्रिया है उसके तहत भी क्या हो सकता भाई, भारत के राष्ट्रपति का पद हटा यानी खाली हो सकता है, समाप्त होगा। कौन सी प्रक्रिया से भाई, महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 56 में नहीं है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। इस बात को आपने याद रखना है। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना। तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल दे रखे हैं और भारत के राष्ट्रपति का पद किस किस तरीके से खाली हो सकता है, वो सारी की सारी बातें कहां दे रखी हैं, आर्टिकल नंबर 56(1) में दे रखे हैं। 56(2) में क्या दे रखे हैं भाई, इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। इस बात को याद रखना। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलिए, तो पद कैसे खाली हो सकता है, रिजाइन लेटर दे, या फिर आपका महाभियोग प्रक्रिया से, या फिर उसकी डेथ हो जाए, तब भी पद क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। और कार्यकाल कितना होगा भाई, 5 वर्ष होगा भारत के इस राष्ट्रपति का। चलिए आगे हम बात करें राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर कौन सा आ गया भाई, 57 में क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, यानी आप एक कह सकते हैं वह राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के योग्य। यानी यदि अपने बात करें भाई 5 साल तक, अब जैसे द्रौपदी मुर्मू क्या रह चुकी हैं, राष्ट्रपति बन जाएगी, अगले 5 साल भी ये दोबारा क्या कर सकती है, इलेक्शन। और भारत में क्या है, ये परंपरा है भाई कितनी बार इलेक्शन लड़ो और कितनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 57 में। लेकिन अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट कितने साल का होता है, 2 बार का होता है भाई।
अमेरिका में कोई भी अमेरिका का नागरिक उस देश का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार इलेक्शन लड़ नहीं सकता। और भारत में कितनी बार लड़ सकता है? अनगिनत, अनलिमिटेड। मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी? 35 साल होनी चाहिए। इस बात को याद रखना, ये चीजें। उसके बाद आपने याद रखना भाई आर्टिकल नंबर 59 में क्या दे रखा है भाई? इसके जो वेतन वगैरह हैं, जो इसके भत्ते हैं, उनके बारे में यहां पर दे रखा। वेतन और सैलरी जो हैं वो सारे के सारे इसके दे रखे, याद रखना, वेतन और सैलरी। तो प्रश्न पूछा जाए जिस दिन अपने देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, उस टाइम पर उसकी सैलरी कितनी थी भाई? 10,000 रुपए हुआ करती थी राजेंद्र प्रसाद की। आज वो बढ़ के कितनी हो चुकी है? 5 लाख। यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है भाई? 5 लाख है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी थी? 10,000 थी। इस बात को याद रखना, 10,000। लेकिन आज हमारी सैलरी कितनी होगी? 50। ओरिजिनल और करंट वाली जो सैलरी, याद रखना। उसके बाद इनको जो पैसे या पेंशन दी जाती है वो केंद्र की संचित निधि से दी जाती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 246 के पास। तो ये पॉइंट याद रखना, केंद्र की जो संचित निधि है वहां से। आगे बताइए राष्ट्रपति भवन कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में कौन सी पहाड़ी पर है? रायसेना। कौन सी पहाड़ियों पर भाई? रायसेना की जो पहाड़ियां, कोई बता सकता मेरे को? रायसेना की जो पहाड़ी है, रायसेना की पहाड़ी, वो किस पहाड़ का हिस्सा है? अरावली का। राजस्थान है अरावली का। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर बताइए कहां पर है? राजस्थान में तो है ही। उस जगह का नाम क्या है? माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। इसलिए राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू। क्योंकि ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडल में, तो हमारा ऊपर की तरफ तापमान क्या होगा? घटेगा। और अंदर की धरती के अंदर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। प्रत्येक आपका 165 मीटर ऊपर जाने पर, ठीक है, इस हिसाब से याद रखना। तो ये पॉइंट याद रखना। रायसेना पहाड़ियां किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत का। और इन्हें दिल्ली के अंदर क्या कहा जाता है? रायसेना हिल्स, रायसेना की पहाड़ियां कहा जाता है। हरियाणा के दक्षिण में भी ये पहाड़ियां हैं, याद रखना आपने सारे की सारी। तो बताइए भारत के राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति की पेंशन कितनी है भाई? पेंशन आधा आधा, यानी 2.5 लाख। और कोई? 2.5 लाख ज्यादा हो जाएगी? ले भाई, एक तो 2.5 लाख ज्यादा बताओ है। तो याद रखना, इसके यदि अपने पेपर में आता है एसएससी के अंदर, 9 लाख रुपए कितने होती हैं? 9 लाख रुपए वार्षिक, ये ईयरली होती है, याद रखना। 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन होती है, याद रखना। पेंशन हमेशा कब मिलती है? जब वो 5 साल के बाद रिटायर होगा, तब जब तक पद पे तब तक तो उसको क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए पर मंथ। ये सैलरी क्या है? पर मंथ है, याद रखना। महीने के कितने मिलेंगे? 5 लाख। उसके बाद उसको क्या मिलेगी? 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलेगी। जब तक वो अपना यहां पर है तब तक 9 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन, महीने की नहीं साल की, ठीक है। हाँ, पेंशन जो है हमेशा वार्षिक ही पूछी जाती है, और आपने कुछ भी दे रखा 9 लाख ही करके आना, इस चीज को याद रखना। और जो सैलरी होती है वो मंथली होती है, वो कितने होगी? 5 लाख। आर्टिकल नंबर 57 के अंदर ये चीजें आपने ध्यान में रखनी। अब मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। देखिए अभी तक जो आर्टिकल है याद करने की बात करते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 52 अपन पढ़ा, तो 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद। 53 में क्या है? राष्ट्रपति क्या होगा? अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है, किसका? कार्यपालिका का। आर्टिकल नंबर 54 अपन पढ़ा। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल मतलब कौन कौन भाग लेगा, ये बात दे रखी है। उसके बाद आर्टिकल 56 अपन पढ़ा, तो क्या दे रखे हैं? कार्यकाल दे रखे हैं। उसके बाद अपन आर्टिकल नंबर 56 के बाद कौन सा पढ़े हैं? एक क्लोज तो पढ़े डायरेक्ट, आपने वो क्लोज वाले नहीं पढ़ने, एक बार ये पढ़े। 56 57 पढ़ लिया,
हाँ, आर्टिकल नंबर 57 में क्या है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन, दोबारा से क्या कर सकता है, चुनाव, निर्वाचन, इलेक्शन लड़ सकता है। और 59 अपन पढ़ा तो क्या दे रखा है भाई, राष्ट्रपति का जो वेतन है और जो आपकी पेंशन है, जो शर्तें हैं वो सारी की सारी। तो यानी अभी तक अपन ये आर्टिकल क्या करे हैं, डिस्कस करे हैं भारत के राष्ट्रपति के। 52 में क्या है, पद, 53 में क्या है, अध्यक्ष, लास्ट में लिखवाऊंगा सारे आर्टिकल एक जगह याद कराऊंगा सारे। 54 में निर्वाचन मंडल, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन और 59 में क्या है, वेतन और भत्ते हैं भारत के राष्ट्रपति के। चलिए अब बीच वाला जो आर्टिकल है वो सीक्वेंस वाइज इस तरीके से लगा रखे हैं। आर्टिकल 58 में क्या दे रखा है भाई, 58 में दे रखा है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं दे रखी हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक, सभी को पता है। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल। बताइए 35 और किस किस की होती है, 35 जो मिनिमम एज है वो और किस पद के लिए चाहिए अपन, हाँ। और तो याद रखना, एक तो होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति। यदि देश का उपराष्ट्रपति बनना हो, यदि राष्ट्रपति बनना हो, या फिर आप पे बात करें यहाँ पर किसी भी राज्य का गवर्नर बनना हो, राज्यपाल, इन सभी की न्यूनतम एज जो होगी, मिनिमम एज कितनी होगी, 35 यानी 35 वर्ष होगी। इस बात का अर्थ कितनी होगी भाई, 35 वर्ष होगी। तो ये पॉइंट याद रखना, न्यूनतम आयु जो होगी वो कितनी होगी भाई, 35 वर्ष होगी। इस बात को याद रखना। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकसभा का जो सदस्य है उसके बनने योग्य होना चाहिए, न कि लोकसभा का मेंबर हो। पेपर वाला गलती क्या करेगा भाई, राष्ट्रपति 4 दे देगा, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, लाभ के पद पे ना हो और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, 4 दे देगा और चारों में से एक गलत मिलेगी, और वह गलत यही करके देता हमेशा। तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखना। किसी भी लाभकारी, बस इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में यही फर्क है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्या फर्क है, बस इधर क्या दे रखे हैं, राष्ट्रपति जो है लोकसभा का और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बनने योग्य होना चाहिए, वरना उसकी भी भारत का नागरिक 35 साल लाभ के पद पे ना हो, बस लोकसभा की जगह राज्यसभा आ जाता उपराष्ट्रपति में, और कोई फर्क नहीं होता, याद रखना। हाँ, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी प्रॉफिट वाले पद पर वो बंदा नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रॉफिट वाले पद पे तो पहला रिजाइन लेटर दे, फिर अपना क्या करे उसको। लेकिन भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र व राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनको हम लाभ के पद में काउंट नहीं करते हैं। इस बात को याद रखा। हालांकि सबका लाभ तो इन्हें ना हुआ है, ये बोल 5 लाख मिल रहे हैं, उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलने लग रहे हैं, राज्यपाल को 3.5 लाख मिल रहे हैं, मंत्रियों को 2,80,000 रुपये मिलते हैं सैलरी। हाँ, लेकिन संविधान में इनको लाभकारी पद पर नहीं माना गया। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यदि मान लो मैं आज देश का होम मिनिस्टर हूं, गृह मंत्री हूं, और मेरे को यदि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मैंने गृह मंत्री पद छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूं। इस बात को याद रखा। हाँ, यदि मैं इनके अलावा किसी और पद पे हूं तो पहला मेरे को रिजाइन लेटर देना पड़ेगा, फिर मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूं इनके अलावा। तो बताइए संविधान में लाभकारी पद कौन कौन से नहीं होते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जितने भी मंत्री हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, कोई भी मंत्री हो, सभी मंत्री। इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, याद रखना इस चीज को। आगे दे रखा भाई, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, निर्वाचन नियम 1952, इनके लिए एक रूल बनाया गया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित। 1952 के अंदर क्या बनाया गया था भाई, इनकी जो जमानत राशि है, ठीक है, हाँ, जमानत जो राशि होगी वह कितनी होगी भाई, 15। सिक्योरिटी आप एक कैश कहा भाई, यदि भारत का राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हो, ठीक है, मान लीजिए मैं हूं और मैं भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, 15,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाने पड़ेंगे। कहां पर, इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में भाई मेरे में। उसके बाद भाई अगली बात हम करें, यदि ये 15, ध्यान से सुनना, 15,000 रुपए मैंने जमा कराए हैं, यदि मेरे को टोटल वोट का 1/6 कितना, 1/6,
यदि 1/6 वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो यह जो सिक्योरिटी मैंने भरी थी ये मेरी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, ले ली जाएगी। तो प्रश्न पूछा क्या जाएगा भाई, जो जमानत राशि होती है, जो सिक्योरिटी जो होती है, अपनी मनी होती है, वो जब्त कब होती है, जब टोटल वोटों का 1/6 ना मिले। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं बात करूं, वह भारत के राष्ट्रपति चुनाव में टोटल वोट 1200 पड़े हैं। कितने हैं? 1200 वोट हैं, और 1200 का मैं 1/6 करूं तो कितना आ जाएगा भाई? 200। अरे मान लो मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने 15,000 रुपये जमा भी करवा दिए, ठीक है, और मेरे वोट मिले कितने? मेरे को वोट मिले 150। तो क्या मेरे 15,000 रुपये वापिस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यदि मेरे को वोट कितने मिल जाते? 205, तो मेरे को ये 15,000 रुपये जमानत राशि वापिस दे दी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज याद रखना, सबसे ज्यादा बेइज्जती यही होती है भाई, जमा राशि भी क्या हो जाए, जब्त हो जाए तो, ठीक है। चाहे सरपंच का इलेक्शन हो और चाहिए आहरण में इतना दिक्कत को नहीं आती जितनी इसमें दिक्कत आओगी, याद रखना। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेम ही होती है, 15,000 रुपये टोटल वोट का 1/6 की बात करें। अगला पॉइंट यहाँ पर यह आता है, ये इंग्लिश में मैंने दोनों जगह लिख करके आपका अनुमोदक और प्रस्तावक। यदि मैं भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मेरे पास क्या होने चाहिए? वर्तमान में 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य क्या होने चाहिए? अनुमोदक रूप में होने चाहिए। तभी मैं भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूं, वरना मैं राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना। अब इसका मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। अब मैं, हाँ, सिंपल भाषा में, ये मान लो मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं भारत का नागरिक हूं, ये योग्यता कंप्लीट कर दी, ठीक है। हालांकि मेरी उम्र 35 साल नहीं हुई है, मैं मान लेता हूं 35 का भी हो गया, ठीक है। हाँ, 35 वर्ष वाली भी पूरी कर दी। लाभ के पद पे हूं नहीं मैं अभी, ठीक है। हाँ, तो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य भी हूं। 15,000 रुपये में क्या करा दूंगा? जमा भी करा दूंगा, ठीक है। ये सारी योग्यता, क्या ये योग्यता आपके पास भी है? इनके पास भी है। यानी भारत में बहुत सारे लोगों के पास क्या है? ये योग्यता सभी के पास है। 15,000 वाली भी है, भारत का नागरिक भी है। आप पे नहीं तो अपना पापा हो गया, वो भी तो 35 साल से ऊपर ही है। क्या किसी ने पूछा भाई आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ोगे? गांव में किसी ने पूछा? अपने पिताजी से नहीं पूछा। क्यों नहीं लड़ते? हाँ, उसका कारण क्या है? वो लास्ट, यानी ये योग्यता तो हर भारतीय के पास मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अभी मैंने बताया 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। ये योग्यता होनी कंपलसरी है। जिसके पास यदि 99 सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका मतलब क्या है? प्रस्तावक का मतलब होता है रिटन, यानी लिखित, ठीक है। हाँ, और अनुमोदक का मतलब क्या होता है? मौखिक। अभी समझ, अभी हाँ, अभी चर्चा टेंशन ना ले, एक बार समझ मेरी बात। अब मेरे पास ये सारी योग्यता है। अब 50 बंदे क्या करेंगे? मेरे नाम की गवाही देंगे। कहां पर? इलेक्शन कमीशन के पास। हाँ भाई, ये संदीप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए, हम लिखित रूप में इसको क्या कर रहे हैं? सूचना दे रहे, मतलब लिखित रूप में हम गवाही दे रहे हैं। 50 बंदों ने मेरी क्या कर दी? लिखित रूप में गवाही दे दी। और 50 सिर्फ क्या करेंगे? बोलकर। वो लिखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? बोलकर। यदि मेरे नाम के 100 व्यक्ति गवाही देते हैं तो मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता हूं, ठीक है। यदि यही नहीं कहते भाई 50 वाले हमें लिख देंगे, हमें बोल देंगे ना, बोलने वाला अलग होना चाहिए, लिखने वाला अलग होना चाहिए। लेकिन 100 भी कोई ज्यादा नहीं है। जैसे अपना यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे हैं, और यदि 100 बंदे, 100 लड़के हैं, मेरे नाम की गवाही दे सकते होंगे। हाँ, यदि गवाही दे भी दी तो मैं उनको क्या कर दूंगा? इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन अपॉइंटमेंट कर दूंगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को अपॉइंटमेंट कर दूंगा, राष्ट्रपति तो मैं बन जाऊंगा फिर। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये 50 बंदे कौन होने चाहिए? ये 50 बंदे वो होने चाहिए जो राष्ट्रपति इलेक्शन के अंदर क्या होंगे? भाग लेंगे। वही 50 बंदे क्या कर सकते हैं? गवाही दे सकते हैं। आम जनता की गवाही यहां पर नहीं मानी जाएगी। यानी जो हमारे देश के एमपी हैं, ठीक है, हाँ, या फिर हमारे राज्य के एमएलए हैं, ठीक है। यदि एमएलए और एमपी मेरे नाम की गवाही, अब मेरे को भारत का कोई भी ना तो एमपी जानता ना एमएलए, क्या वो गवाही देगा मेरे नाम की?
नहीं देगा, तो इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन वही बंदा लड़ सकता है। तो इसलिए यानी जिसका क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल राजनीतिक में बढ़िया स्टैंडर्ड होना चाहिए, वही देश का राष्ट्रपति बना। एमपी और एमएलए, अब जैसे मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर 90 एमएलए हैं, याद रखना, ठीक है। 10 लोकसभा में मेंबर हैं और 5 राज्यसभा में। कितने मेंबर हो गए भाई टोटल? 105 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 105। क्या 105 बंदे ये मेरे नाम की गवाही दे सकते हैं पूरा हरियाणा में? तो मान लो मैं राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं इनको कह दूं बे आप में से 100 बंदे क्या करिए, मेरे नाम की गवाही दे दिए, दे सकते? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमएलए कितने हैं? 90। 90 में से क्या होना चाहिए, 46 वाली तो सरकार बनेगी। जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और 48 सीटें ली हुई है। अब यदि मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूं, मेरी गवाही तो सिर्फ 90 में से कितने बंदे देंगे? 48। कांग्रेस वाले तो मेरे नाम की गवाही नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, यदि मैं कांग्रेस का बंदा हूं तो बीजेपी वाले गवाही नहीं देंगे। इसलिए ये इलेक्शन टफ हो जाता है। 1 2 3 इतने कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं, ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते। एक बार ज्यादा हो गए थे, एक बार तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 37 फार्म आ गए थे टोटल, 37, जिसमें से क्या हो गया था, फिर सारे रिजेक्ट भी हो गए थे। 37 है, बाकी रिजेक्ट हो गए, एक ही बच्चा था जिसके पास ये सारी योग्यता फुलफिल हो रही थी। किसका? द्रौपदी मुर्मू का कहाँ है? हाँ, बीजेपी का तो है। अब मोदी के साथ मेरे बढ़िया रिलेशन है, लेकिन मेरे को तो कोई नहीं जानता, मोदी तो मेरे को जानता है। और मोदी कहेगा भाई हाँ, इस संदीप को क्या करनी है, वोटिंग करनी है, इसी के वोट डालने। हाँ हाँ, ये चीज होती है। हाँ, कौन? हाँ हाँ, वही चीजें कह रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपके जो होते हैं ना, ये अलग से ही पद होते, मतलब अलग ही कैंडिडेट है, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता ये। वो जो होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका राज्यसभा का मेंबर, कोई भी बंदा हो सकता है, बस उसका होल्ड होना चाहिए पार्टी के अंदर, और उस पार्टी के अंदर होल्ड होना चाहिए जिसकी ऊपर केंद्र में और राज्यों के अंदर क्या है, सरकारें हैं, उस पार्टी का बंदा होल्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस बात, अब जैसे ये थे अपने द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू क्या थी, पहले राज्यपाल हुआ करती थी। हाँ, वो क्या थी, राज्यपाल थी, झारखंड की, कोई नहीं जानता था, ठीक है। आज राष्ट्रपति बना दी, क्योंकि वो कौन सी पार्टी की थी, बीजेपी पार्टी की थी, ठीक है। हाँ, और ये गेम खेला जाता सारा, अब की बार अपन ने शेड्यूल ट्राइब से क्या करना है, उम्मीदवार उठाना है, ठीक है। अब जैसे अपने भारत रत्न है, 5 मेंबरों को दिया गया है, वो सारा का सारा, एक साउथ का मेंबर है, एक किसान आंदोलन चल रहा था इसलिए चौधरी चरण सिंह को दिया गया, किसानों का मसीहा बोलते उसको, ठीक है। वो सारा गेम खेला जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। हाँ, अभी सारा कुछ है, टेंशन ना लो, एक एक चीज बताऊंगा। ये देखो सारे आगे कहाँ कितने उम्मीदवार थे, तो अपन एक बार इस इधर इधर पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई, यानी टोटल कितने कैंडिडेट होने चाहिए, 100 कैंडिडेट होने चाहिए। 100 में से 99 है तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सिर्फ ये क्वालिफिकेशन नहीं, या क्वालिफिकेशन होनी भी कंपलसरी है। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50। जमानत राशि कब जब्त हो जाएगी, जब टोटल वोटों का 1/6 ना मिले। ओके, हाँ, करिए जल्दी से इसको नोट, जो पॉइंट आपने नोट्स में करना है। तो योग्यता आपकी याद रखना आर्टिकल नंबर 58 के अंदर दे रखी है, इस बात को आपने अच्छे से याद रखना। इसके लिए जो नियम बना था वो कब बना था भाई, निर्वाचन नियम 1952, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन पहली बार हुआ कब था, 1952 में हुआ था, याद रखना। राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति दोनों के इलेक्शन कब हुए थे, 1952 के अंदर ही हुए थे, इस बात को याद रखना आप। चलिए, और ये पीडीएफ मैं आपका सर से करवा के शेयर करवा दूंगा, या लिख लेना, इधर ही रह जाएगी, ये यहाँ बैठ के लिख लिया। चलिए, तो ये पॉइंट याद रखना भी अपन ने आर्टिकल नंबर 58 के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। हम्म, अच्छा,
अब पता चला राष्ट्रपति बनते कैसे हैं, ये वाली चीज होती है। हाँ, तो ये कहते हैं जब कोई टीचर पढ़ाता है ना भाई राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख होती है, तो एक बार जुनून सा आ जाता, छोड़ना एसएससी ना, राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा अपना सपना नीचे आ गया, ये 100 बंदे भी तो होने चाहिए ना। हाँ, तो एसएससी सही है, इससे अच्छा दो। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी सारी ये बस ये पता कहते हैं ना भाई, अब की बार जैसे 2 ही उम्मीदवार थे पूरे भारत में राष्ट्रपति के, इतनी बड़ी जनता है, जब सरपंच का इलेक्शन होता है या एमएलए एमपी की टिकट के लिए इतनी वो मारामारी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के सिर्फ 2 ही कैंडिडेट। एक ऐसा भी टाइम था 1977 में, एक ही कैंडिडेट सफल हो पाया। ठीक है, कभी क्या कभी, वो सारी बातें वो सिर्फ इसी के कारण, जो सारा खेल पार्टी का होल्ड होना बहुत जरूरी है, या कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जिससे पूरी जनता खुश है, ना वो बीजेपी का ना कांग्रेस का। ठीक है, हाँ, बीजेपी वाले भी सोच रहे हैं भाई इसके साथ हम लग लेते हैं ताकि जनता हमारे प्रति क्या हो जाए, वो मिल जाए इस तरीके से। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, सारा देश उसको सलाम करता था। ठीक है, हाँ, तो उसके साथ वो हो गया, तो वो गैर राजनीतिक, यानी उसकी तो कोई पार्टी नहीं थी। ठीक है, इस तरीके के भी कैंडिडेट आ जाते हैं, याद रखना। रामनाथ की क्यों नहीं थी? हाँ थी, बिहार के राज्यपाल हुआ करते, बीजेपी पार्टी के बंदे थे ये, टेंशन क्यों ले रहे हो? गरीब तो सारे गरीब है, मोदी भी तो गरीब था, चाय नहीं बेचता था, मोदी चाय बेचता था, पता होगा। हाँ, मोदी भी गरीब था, टेंशन ना ले। एक वो जोनी चाय वाला सुना होगा, जोनी चाय वाला, वो भी गरीब है बेचारा, आज देखो उसके पास क्या कुछ है। चलिए अब हम देखते हैं आगे की तरफ अपना। देखिए यहाँ पर देखिए कैंडिडेट, ठीक है, हाँ, तो ये देखिए आपका वो कैंडिडेट है। यहाँ पर योग्यता मैंने बता दी क्या क्या होनी चाहिए। जब पहली बार राष्ट्रपति इलेक्शन हुए थे, कि जब पहली बार इलेक्शन हुए थे 1952 में, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे भाई? 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, याद रखना। जिसमें से कौन जीते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे? चुनाव जीते थे। कौन जीते थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक तो ये याद रखना जरूरी है पहला आपने, यदि डिटेल में जाना है, हालांकि अपना काम इसी से चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने ये बता दिया। 1967 में जब अपने इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे भाई? तो 17 कैंडिडेट थे। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, या हाँ, और उस टाइम पर कितने कैंडिडेट हुए थे? 15। तो यानी 67 के अंदर अपना भारत का राष्ट्रपति कौन बना था भाई? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन याद रखना भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हालांकि यह चीजें आगे हैं, सारा कुछ एक बार समझ लीजिए। 1952 में कितने कैंडिडेट थे? 5 कैंडिडेट थे, याद रखना। उसके बाद अब तक सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कब खड़े हुए थे? 1977 में। लेकिन 1977 में कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे? 37 खड़े हुए थे, याद रखना। और 37 में से 36 के आवेदन क्या हो चुके थे भाई? फिर रद्द हो गए थे कमियों के कारण। सिर्फ एक ही बचा था, और उस एक का नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी। और इसी को फिर क्या कर दिया गया था? तो भारत का निर्विरोध रूप से भारत का क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति। इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी, एक ही कैंडिडेट था, और इलेक्शन होना कंपलसरी था। इलेक्शन कभी भी देखो ध्यान से, राष्ट्रपति की बात करें, यदि राष्ट्रपति का इलेक्शन ये कह दिया जाए भाई 1 दिसंबर, ध्यान से सुनना, 1 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, तो 1 तारीख को ही होगा, और इलेक्शन आगे पीछे किए जा सकते हैं। इसकी जो डेट फिक्स हो चुकी है वो वही रहेगी। और अब मान लीजिए, ध्यान से सुनना इस चीज को, राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के क्या निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। अब मान लीजिए 26 नवंबर को हमारी लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा हमारी समाप्त होगी, और राष्ट्रपति का इलेक्शन कब होना था? 1 दिसंबर को, वो 26 को, यानी 5-1 दिन आपके पहले, 4-5 दिन पहले। और जो विधानसभा है, विधानसभा मान लो 28-29 तारीख को, अपने 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से 14 राज्यों की विधानसभाएं भी क्या हो जाती हैं? भंग हो जाती हैं, यानी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इलेक्शन फिर 1 दिसंबर को होगा या नहीं होगा? फिर भी होगा। यदि देश में कुछ भी ना रहे, ये ना रहे,
तो भी इलेक्शन किस तारीख को होगा? 1 तारीख को। फिर 1 तारीख को इलेक्शन में भाग लेगा कौन फिर लोकसभा की जगह? हाँ, सिर्फ राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अरे मान लीजिए राज्यसभा भंग हो जाए, फिर राज्यसभा निवृत्त कैसे हो जाएगा फिर? हाँ हाँ, यही चीज है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती। पिछली क्लास में बताया था मैंने भाई, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती। अकेली राज्यसभा भी भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कर सकती है, याद रखना। अब ऐसा होगा नहीं, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी ये याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो क्या हो गए थे भाई? भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब? 1977 के अंदर। ठीक है, और 36 फॉर्म कैंसिल हो गए थे, एक ही बचा था। और इससे पहले जो है ना 1977 में भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे फर्रुखदीन अली अहमद। उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। राष्ट्रपति पद 6 महीने से क्या था? अपना रिक्त था, खाली था। उपराष्ट्रपति काम कर रहे थे, और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पे काम करते हैं तो वो 6 महीने से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना कंपलसरी है 101%। चाहे राज्यसभा अकेली करो, 6 महीने से ज्यादा भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन आगे नहीं जा सकता, इसलिए इलेक्शन होने कंपलसरी थे। 77 के अंदर भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को बना दिया गया था। और वो तो उस टाइम की वो बताई भी राजनीति, बाकी इसके पास सारी योग्यताएं थी। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जब इलेक्शन होता है, ये चीज सारे की सारे इंग्लिश मीडियम में भी हैं, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जो चुनाव है, ठीक है, वो कौन करवाता भाई? हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता। भारत में 2 निर्वाचन आयोग होते हैं, केंद्र का और एक राज्य का होता है। तो कोई बता सकता मेरे को भाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, याद रखना, राष्ट्रपति चुनाव करवाता है। एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। कोई बता सकता राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाता है? राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये चीज, यानी कहने का मतलब जो अपना लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में सब कुछ आ गई है, जो आपने नाम लिया, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो करवाता राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी भारत में कोई भी इलेक्शन हो, सारे के सारे कौन करवाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, A to Z इलेक्शन यही करवाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? मैंने पहले भी बताया था, 25 जनवरी 1950 को। तो बताइए 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं आप? वोटर डे, कौन सा? मतदाता दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखिए भाई, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना, ठीक है, हाँ भाई, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कब देता है? तो याद रखना, निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्यकाल पूरा होने के 60 दिन पहले क्या करवाया जाता है भाई? इसकी घोषणा की जाती है। जैसे मान लो द्रौपदी मुर्मू है, अब द्रौपदी मुर्मू का जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा उसके 60 दिन पहले क्या कर दिया जाता है? अनाउंस कर दिया जाता है भाई भारत का राष्ट्रपति का चुनाव इस तारीख को होगा। जब तक द्रौपदी मुर्मू अपना कार्यकाल मान लो 28 मई को करते हैं ये कंप्लीट, इनका 5-5 साल फिक्स ही होता है। 28 मई, अब जैसे 2022 में बनी है, 5 साल तक रहेगी, 28 मई 2027 तक ये रहेगी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो 28 तारीख से पहले पहले भारत का नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। ठीक है, पहले ही चुन लिया जाएगा। तो याद रखना कितने दिन पहले क्या कर दिया जाता है? घोषणा कर दी जाती चुनाव की, तो 60 दिन पहले। कब? जो अपना वर्तमान राष्ट्रपति चल रहा है उसका जो अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले। आगे, निर्वाचन याचिका चुनाव के 30 दिन के अंदर अंदर शिकायत करता। मतलब क्या होता है भाई? चुनाव में यदि कोई गड़बड़ हो जाती है, चुनाव में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? शिकायत कर सकते हो। और शिकायत कितने दिन के अंदर?
30 दिन के, मान लो भाई अब चुनाव हो गया 28 तारीख को हो गया, तो अगली 28 से पहले पहले आपने क्या करना पड़ेगा, शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, भाई ये गलत हुआ है राष्ट्रपति चुनाव के अंदर। तो प्रश्न पूछा चुनाव के 30 दिन के अंदर अंदर क्या करनी पड़ेगी, आपको शिकायत करनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कर सकता है, याद रखना। ठीक है, इस बात का, या राष्ट्रपति चुनाव में जो मतदाता होते हैं उनमें से क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, इस चीज को याद रखना। तो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है वो क्या कर सकता है, तो प्रश्न ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति का चुनाव की जो डेट है वो कितने दिन पहले, 60 दिन पहले, 6 महीने नहीं 60 दिन ही पहले, और 60 दिन का मतलब 2 महीने पहले। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए भाई यदि चुनाव में कोई गड़बड़ आ जाए उस टाइम पर जो शिकायत है वो कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर। अब सुनना ध्यान से, जैसे अपने गांव के अंदर सरपंच का इलेक्शन होता है उसके अंदर जो शिकायत दी जाती है वो कहाँ की जाती है, सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, आपने कभी ऐसा देखा है? हाँ, अभी देखो ध्यान से, कभी आपने ऐसा देखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात ध्यान से सुना, आज भारत के किसी भी गांव के अंदर एक सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, 24 तारीख आज, ठीक है, और शाम को अपना गांव का एक नया सरपंच बन जाता है, चाहे कोई प्रॉब्लम हो और चाहे ना हो, दिक्कत आ गई तो भी शाम में बन जाएगा, दोबारा क्या कर लेंगे, वोटां की गिनती कर लेंगे, फिर भी हो तो 3 बार गिनती कर लेंगे। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगा भाई आज 24 तारीख को इलेक्शन हुआ है और उस गांव के अंदर सरपंच 10 दिसंबर को बना है, ऐसा हुआ कभी? नहीं, उसी दिन बन जाता है। ठीक है, यानी उस टाइम पर जो अधिकारी आ रहे हैं वही क्या कर देते हैं, फैसला कर देते हैं, याद रखना। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव का फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता भाई, सुप्रीम कोर्ट करता है, इस बात को अच्छे से याद रखना, न कि खुद चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखना। तो यह पॉइंट थोड़ा याद रखना। प्रश्न क्या बनेगा, राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कोई भी वाद विवाद हो जाता है, कोई भी लड़ाई झगड़ी होता है, उसका निपटारा कौन करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट। यह बात किस आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल नंबर 71 71 के अंदर दे रखी है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा लिख देता हूं, याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ 2 ही हैं कि चुनाव में विवाद हो जाए, विवाद हो जाए तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। किस किस का चुनाव लिखा मैंने, राष्ट्रपति पर। इसके अलावा भारत में कोई भी इलेक्शन हो रहा हो और उसमें कोई दिक्कत आ रही तो खुद इलेक्शन कमीशन ही संभालेगा। कौन संभालेगा, इलेक्शन कमीशन, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे सिर्फ 2 ने छोड़ के भारत में, एक राष्ट्रपति का और एक उपराष्ट्रपति। इन 2 इलेक्शनों के अलावा भारत में कोई भी इलेक्शन हो रहा हो खुद निर्वाचन आयोग ही संभालेगा। लेकिन भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सिर्फ कौन, सुप्रीम कोर्ट। और ये बात संविधान के आर्टिकल नंबर 71 आर्टिकल नंबर 71 के अंदर ये चीजें लिखी हुई है। 72 में तो राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ करता है, ये बात 71 के अंदर याद रखना, आपने लिखी हुई है, इस बात को याद रखना। आई समझ में बात ये? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, ये इंफॉर्मेशन होगी, ये शिकायत होगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ भाई चुनाव किस तारीख को होगा राष्ट्रपति का, ये जो सूचना दी जाती है, अधिसूचना, भाई भारत में इलेक्शन कब होंगे। ठीक है, हाँ ये चीजें अपना ये रुको, ये रखो। ठीक है, हाँ ये नोटिफिकेशन कह लो, इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन कह लो, आपका कितने दिन पहले होना चाहिए, 60 दिन पहले होना चाहिए। उसे कंप्लेंट लिखवानी है तो कितने, 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा, याद रखना इस चीज़ को, ये सारी की सारी चीज़ें अपन याद रखना है। हाँ, इसके अंदर क्या होता है भाई, आपका जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है,
ठीक है, जब भी कोई इलेक्शन होता है उस टाइम पर क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को वहां पर सारी जिम्मेदारी संभाली जाती है। भाई आपने ये इलेक्शन, कोई भी गड़बड़ हो रही है आपने देखना है। तो इस टाइम पर जब भी भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी बनते हैं वो कौन बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा के महासचिव। ठीक है, कौन बनते हैं, महासचिव बारी बारी से क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, महासचिव क्या होता है, पीठासीन अधिकारी क्या होता है। अब जैसे मान लो भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब अपने गांव में सरपंच का हो गया या कोई भी इलेक्शन हो रहा है, वहां पर एक एक क्या किया जाता है, अधिकारी को अपॉइंटमेंट किया जाता है। भाई आपने इस गांव का इलेक्शन करवाना है, आपने इसका इलेक्शन करवाना है। तो यही होता है पीठासीन अधिकारी क्या होता है, भाई उसी के अंडर में क्या होगा, पूरा का पूरा चुनाव होगा। ठीक है, और उस टाइम पर जो पीठासीन अधिकारी होता है, याद रखना, यू एक सरकारी कर्मचारी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक सरकारी कर्मचारी होगा, न कि सरकार का वो एमएलए एमपी नहीं होंगे। ठीक है, सरकारी कर्मचारी होगा। पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है, भाई किसकी देखरेख में वो इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसमें कौन बनेगा, लोकसभा और राज्यसभा के चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, देखो ध्यान से, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा और चीज समझ में आएगी हमारी। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर यानी अध्यक्ष। और राज्यसभा में जो हेड होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन यानी सभापति। क्या बोलते हैं, सभापति। और इसी के अंदर एक होता है डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष। क्या होता है, उपाध्यक्ष। और यहाँ पर होता है डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति। क्या होता है, उपसभापति। और ये कैंडिडेट वही होंगे जो उस सदस्य, उस कमरे के मेंबर हैं। मान लो ये अपनी पूरी लोकसभा है, इसमें से आपको स्पीकर बना दिया, इनको डिप्टी स्पीकर बना दिया, इस तरीके से सिस्टम होता है। लेकिन अपनी लोकसभा में एक होता है चीफ सेक्रेटरी, महासचिव। क्या होता है, महासचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। इसी प्रकार राज्यसभा में भी क्या होता है, महासचिव। और महासचिव हमेशा क्या होता है, जो अपने आईएएस और आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हीं में से किसी एक कैंडिडेट को राज्यसभा में और एक कैंडिडेट को अपना लोकसभा में क्या बनाया जाता है, चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। यानी हाँ, यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। कौन, महासचिव। और इनका कार्यकाल उसी के हिसाब से चलता है। ठीक है, हाँ, तो आपने ने याद रखना, इन दोनों में एक महासचिव यहाँ बैठता है और एक अपना यहाँ पर बैठते हैं। दोनों के बारे में आप आगे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये और यही क्या करते हैं, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, मान लीजिए 2022 में लोकसभा का बने हैं, 27 में क्या हो जाएगा, राज्यसभा का जो महासचिव होगा वो बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे होगा तो ये, यानी ये बनते पीठासीन अधिकारी। इन्हीं के देख रेख में क्या होता है, इलेक्शन होता है। इस बात को याद रखना। लोकसभा के चीफ सेक्रेटरी पूछा जाए तो कौन है वर्तमान में, उत्पल कुमार। क्या नाम है भाई, उत्पल कुमार। उत्पल कुमार हमारी लोकसभा के वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, हाँ, और यहां पर याद रखना प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, मोदी का भाई नहीं है। प्रमोद चंद्र मोदी वो राज्यसभा में महासचिव हैं और लोकसभा में चीफ सेक्रेटरी कौन है, उत्पल कुमार। वो तो अलग, वो चीजें अलग है, पे उन पे बात नहीं करेंगे। अपन पॉलिटी पढ़नी है, पेपर देने हैं। ठीक है, हाँ, ना कोई जरूरत नहीं है, अपन ने याद रखना। प्रमोद चंद्र मोदी और उत्पल कुमार दोनों अपन ने याद रखना। बता सकते लोकसभा के स्पीकर कौन है वर्तमान में, ओम बिरला। बताइए डिप्टी स्पीकर कौन है लोकसभा के, कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, राज्यसभा में बताइए सभापति कौन है, चेयरमैन। हाँ, उपराष्ट्रपति कौन है फिर, सीपी कृष्णन। ठीक है, सीपी कृष्णन जो बने हैं अभी अपने, सीपी कृष्णन है, वो साउथ के हैं वैसे तो। हाँ, कृष्णन, हाँ, साउथ साइड के हैं, लंबा सा नाम है। और डिप्टी चेयरमैन कौन है आपके, हरिवंश नारायण। कौन है, हरिवंश नारायण। चलिए, बात समझ में आ गया भाई। ये जो ये वाली पीठासीन अधिकारी की होगी अपनी, इस बात को याद रखना। ठीक है, हाँ,
कौन सा? याचिका, शिकायत करता हो गया एक तो अपना, जैसे ये शिकायत करता हो गया, ये हो गया याचिका। यही चीज होती है आपकी भाई, जैसे भाई शिकायत ही कह सकते हो आप उसको शॉर्टकट में। हाँ, याचिका दायर करना यानी शिकायत, उसको ये कह लीजिए या वो कह लीजिए, हाँ कोई वो नहीं है। चलिए चलें आगे। अब ये चीजें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना अगला पॉइंट। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं भाई? एमपी और एमएलए। ठीक है, एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, ये तो सभी को पता है। अब अपन ये पता होना चाहिए भाई, जैसे मैं हरियाणा से एमपी हूँ और एमएलए हूँ, सॉरी हरियाणा से एमएलए हूँ, तो मैं वहाँ पर एक काउंट नहीं हूँगा, मेरे वहाँ पर क्या की जाएगी, वोट की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो यानी इस बात को याद रखना, यदि हमारे को एमएलए जो है, एमएलए उस एमएलए एक एमएलए कितने वोट डालेगा, ठीक है, कितने वोट काउंट होंगे उसके, ठीक है, वह चीज कैसे निकाली जाती है। तो एक विधायक का मत मूल्य किसके बराबर होता है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य की विधानसभा, क्या ये विधानसभा है भाई, विधानसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, गुणा में एक बटे में क्या कर दें, 1000। तो वहां से एक कैंडिडेट का, जैसे अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या कर दें आप, कुल जनसंख्या लिख दें, बटे में वहां के एमएलए कितने हैं भाई, 403 है। ठीक है, गुणा में क्या कर दें, 1 बटे में 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से फिर वैल्यू निकल कर आ जाती कितनी, 208। यदि यूपी का एक एमएलए मेरा वोट डाल रहा है, एक एमएलए, तो मेरे कितने वोट माने जाएंगे, 208। यदि हरियाणा का एक कैंडिडेट मेरा वोट डाल रहा है एमएलए का, वो माना जाएगा 117 के बराबर आता हरियाणा का। हरियाणा कितना आता है, 117। ये मान लीजिए अपना यहाँ पर तमिलनाडु का यदि एक एमएलए मेरा वोट डाल रहा है तो कितना, 176। ये मेरे को कहाँ की जरूरत है ज्यादा, यूपी वाले की। ठीक है, हाँ, और मैंने बता रखा शुरू में यूपी का हर जगह बोलबाला रहेगा। तो यानी यूपी के यदि 403 कैंडिडेट वोट डाल रहे हैं और एक ही के डाल दें, ठीक है, हाँ, और यहाँ पर देखो आप सिक्किम वाला की कोई पूछ नहीं होती और साथ ही जुड़े, ठीक है, हाँ, तो प्रश्न आता है सर्वाधिक मत मूल्य जो होता है वो कौन से राज्य का होता है भाई, यूपी का, और सबसे कम किसका होता है, सिक्किम का। सिक्किम की जनसंख्या बटे में क्या कर देंगे ये, तो ये पेपर में आता तो नहीं है, लेकिन कई बार यदि अपन पूछ भी लेता है तो बताइए एक विधायक यानी एक एमएलए का वोट मूल्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कभी न्यू कौन पूछा है, बस सीधा आपसे न्यू पूछ ले, सर जी 28 के 28 राज्य याद रखने पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश के विधायक का मत मूल्य बताइए, ऐसा पेपर में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता, याद रखना आपने। हाँ, बस ये थोड़े दो निकाल कर दे रखे हैं अपन ने, एक ज्यादा का और एक कम का, याद रख लेना। ज्यादा किसका है, यूपी का, कम किसका है, सिक्किम का है। ठीक है, हाँ, इस चीज को याद रखना। हाँ, फार्मूला कभी कभार आ जाता है, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा गुणा में 1/100, ये निकल कर आता है। यदि अपन एक एमपी का वोट मूल्य निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, ऐसे कैसे, देश की जनसंख्या करते हैं या राज्य की, हाँ बताओ, एमपी का कैसे निकालते हैं फिर, राज्य किसकी, कौन से राज्य की, देश की जनसंख्या। यदि देश की जनसंख्या की एमपी करें तो फिर सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो याद रखना पूरे देश की नहीं निकालेंगे, देश की जनसंख्या फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखना जो हमारा एमएलए की टोटल वोट निकल कर आ जाएंगे, ठीक है, एमएलए का जो वोट, ठीक है, कुल मत मूल्य निकल कर आ जाएगा, मत मूल्य बटे में क्या कर देंगे, निर्वाचित सांसद, इलेक्टेड जो एमपी हैं, और इलेक्टेड एमपी अभी मैंने बताया था कितने थे, 776। यानी देश के जितने भी, जैसे यूपी का एक कैंडिडेट के 208 हैं, गुणा में 403 कर देंगे, फिर आपका भाई उरा आ गया तमिलनाडु के आगे 176, वहां की सीट के साथ कर देंगे। यानी टोटल इनका जो वोट आएगा, जितने भी एमएलए का टोटल वोट आएगा उसके बटे में क्या कर देंगे, 776 कर देंगे, तो एक एमपी का वोट आ जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है,
एमपी से ज्यादा एमएलए जरूरी है कि एमपी तो सारे बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो फिर न्यू देखा जाएगा भाई लोकसभा में एमपी ज्यादा किसके, बीजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के हैं, ठीक है, वह चीज है। लेकिन यहां पर याद रखना इस चीज को, किसका, वो तो निकालना पड़ता है, फिर वो तो करना ही पड़ता है, वो डिसाइड कर रखा है, वो आगे मैंने लिख भी रखा है। एक अपना जो यहां पर आएगा इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे, अच्छा इसमें नहीं करवा रखा क्या, चलो मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। तो उस तरीके से अपना क्या निकल कर आ जाता है भाई, एमपी और एमएलए का वोट मूल्य निकल कर आ जाता है। ये थोड़ी सी बातें आपने थोड़ा ध्यान में रखना। हालांकि बस इतनी चीज याद रखना आपने, राष्ट्रपति जो चुनाव है उसके अंदर और हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, किस प्रकार से आपका क्या किया जाता है, भाग लिया जाता है। अब चलिए आपने आर्टिकल 55 डिस्कस कर लिया, इसके अंदर सारी चीजें वैल्यू दे रखे। एक बार मेरे को जल्दी से रिवाइज करवा दो, जल्दी बताओ मेरे को। 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद। 53 में क्या है, कार्यपालिका अध्यक्ष। 54 में क्या है भाई, इलेक्शन में भाग कौन कौन लेंगे। 55 में क्या है, राष्ट्रपति चुनाव का कैसे होगा वो चाहिए। 56 में क्या है, कार्यकाल। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है, योग्यताएं। 59 में क्या है, वेतन। और 60 में अपन पता ही क्या है, ओथ यानी शपथ, राष्ट्रपति को शपथ जो है वो। ये सारे आर्टिकल में लिख रखे कराऊंगा, टेंशन ना ले राष्ट्रपति। हाँ हाँ हाँ, शर्तें और उनको जो भी लाभांश होने वो सारे की सारी। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद आपने कौन कौन सी शर्तों का पालन करना है और आपको क्या क्या दिया जाएगा, वही चीज आती है। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ। बताइए भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन दिलाता है, भारत का मुख्य है। मेरे को ये बताइए भारत का पहला राष्ट्रपति जो था, पहला राष्ट्रपति वो किस तारीख को बना था, शाबाश, कब बना था, 24 जनवरी 1950। कब बने थे भाई, 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए मेरे को भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना था, हाँ भारत का सुप्रीम कोर्ट, वो तो कलकत्ता में था। उसके बाद फिर अपना दिल्ली में वो फेडरल कोर्ट था, क्या नाम था उसका, फेडरल कोर्ट था। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, भारत की, वो तो अंग्रेजों का था। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट बना वो कब बना है, 28 जनवरी 1950 को। कब बना भाई, 28 जनवरी 1950 को। और भारत का पहला राष्ट्रपति कब बने हैं, 24 तारीख को। और मैंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई। तो बताइए फिर राजेंद्र प्रसाद को 4 दिन पहले शपथ किसने दिलाई थी। बात तो मैं सही करता हूँ सारी, हाँ लॉजिकल है, यही तो कह रहा हूं। यदि अपना कोर्ट 28 तारीख को बना है और बिना शपथ के आप पद नहीं ग्रहण कर सकते तो, हाँ यही तो बात, 24 तारीख को नहीं कोर्ट की है, अपना कोर्ट जो काम करा था वो 28 तारीख को अपना सर। हाँ अच्छा, हाँ वो नहीं, फेडरल, उसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट था, याद रखना, संघीय न्यायालय जिसको बोलते हैं आप ही, उसके जज हुआ करते थे। और उनका नाम क्या था, वो क्या नाम है इसका, हीरालाल जे कानिया। क्या नाम था, हीरालाल जे कानिया। ये जज हुआ करते किसके, उस फेडरल कोर्ट के, ठीक है। और उसी ने क्या कर दी थी, 24 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिला दी गई। जैसे अपना कोर्ट बना तो इसी जो फेडरल कोर्ट के जज हुआ करते थे, इसी को फिर क्या बना दिया गया, भारत का पहला जज बना दिया गया था, सीजीआई। यानी ये जो सीजीआई शब्द लिखा ना, ये अपना कब बना है, 28 जनवरी से। उससे पहले ही सीजीआई नहीं कहलाता था, ये तो अपना फेडरल कोर्ट। बात समझ आ गई, शपथ। चलिए अब मैं बात करता हूं अगली पॉइंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है, उसके बारे में अपन ने बात करनी है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से इस महाअभियोग प्रक्रिया के बारे में, यानी महाभियोग प्रक्रिया पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, सुनो ध्यान से। महाअभियोग प्रक्रिया, सुनो ध्यान से।
ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग प्रक्रिया सबसे पहले पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल में भाई, आर्टिकल नंबर 61 में। बताइए किस देश से ये प्रोविजन लिया अपन है, अमेरिका से। कहाँ से लिया है, अमेरिका से। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ऐसे ही अपने देश के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। सुनना सबसे पहले, यदि भारत क्या करता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो गैर संवैधानिक काम करते हैं, यानी संविधान के विपरीत यदि वो बंदा काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या करा जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। लेकिन ध्यान से सुनना, इस महाभियोग प्रक्रिया की पहला क्या करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी सूचना। बिना सूचना के आप भारत के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं, कोई सबूत होना चाहिए, सारा कुछ होता है। तो इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है राष्ट्रपति को, वो कितने दिन पहले भाई, 14 दिन पहले। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा जो है वो कितने दिन पहले की जाती है, कार्यकाल खत्म के 60 दिन पहले। शिकायत कितने दिन के अंदर करानी होती है, 30 दिन के अंदर करानी होती है। सारी बातें ध्यान रखना, ये चीजें बार बार रिवाइज करोगे जब जाके। अब मैं बात करता हूं, यदि राष्ट्र क्या शिकायत कार्यकाल कैसे होगा, कार्यकाल जैसे द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म 28 मई 2027 को होगा, उससे क्या होगा, 60 दिन पहले अपना क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव है। अब 28 मई 2027 को क्या हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब उसका कार्यकाल इलेक्शन हो गया मान लो 28 तारीख को। अगली जो 28 मई के बाद 28 जून, उस एक महीने के अंदर क्या करना, इलेक्शन होने के बाद होगी शिकायत, तो पहले तो शिकायत हो ही नहीं सकती। हाँ, पहले क्या होगी, इन्फॉर्मेशन। तो 14 दिन पहले क्या करनी भाई, इन्फॉर्मेशन देनी, किसकी, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग प्रक्रिया की सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। लेकिन ये 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देगा कौन, उसको सूचना देगा कौन, बात ये आती है। तो लोकसभा देगी, राष्ट्रपति देगा, प्रधानमंत्री देगा, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये मेरे को ये बताओ, आप ध्यान से सुनना। जैसे द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू का काम क्या है, यदि मेन काम देखे तो आप मेन काम क्या है, फिर यदि मान लो लोकसभा है, ये कोई बिल पारित कर रही है, फिर राज्यसभा में पहुंचाएगी, राज्यसभा ने वो पारित कर दिया, दोनों से पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। यानी अब राष्ट्रपति क्या कर दें भाई, इनके बिलों के ऊपर साइन नहीं करें तो दिक्कत आएगी इनकी, ये तो काम ढंग तक कौन कराए, तो अड़चन पैदा करा है। अब मान लो अपना है, अपना ना कर राष्ट्रपति से साइन करो ना करो, अपन कोई दिक्कत है राष्ट्रपति से नहीं है। जब मोदी सरकार है, जब मोदी सही रोजगार नहीं देगी तो अपन दिक्कत होगी, तो दिक्कत होगी तो आप अगली क्या करेंगे, वोट ही नहीं देंगे, कांग्रेस ने दे दें वोट, ठीक है। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति का तो आप पे कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका तो यानी राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन भी तो वही देगा जिसको दिक्कत है। अपन मोदी दिक्कत है तो मोदी को आप इलेक्शन में देख लेंगे, राष्ट्रपति से तो दिक्कत किसको हो सकती है, या तो लोकसभा को या फिर राज्यसभा को। इसलिए याद रखना, भारत के राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन कौन देगी, तो याद रखना लोकसभा या फिर राज्यसभा। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं टोटल, 245। यहाँ पर कितने हैं भाई, 543 मेंबर है टोटल। इस 245 का 1/4 कर दीजिए, 4 पे करोगे तो इसको देखो, 4 12, 4 चौके 6, 6 चौका 24, नहीं पूरे 245 काउंट होंगे, पूरे जो मनोनीत होंगे वो भी इसके अंदर काउंट होते हैं, यही खास बात है। हाँ, 545 का, वहाँ एंग्लो इंडियन तो अब है ही नहीं, हाँ एंग्लो इंडियन नहीं है। हाँ चले, देखो इधर देखो यहाँ पर, यानी इसका आप निकाल लेते हैं तो लगभग आपका कितना आ जाता है, 61-62 के आसपास आ जाता है। ध्यान सुनना, अब मेरी बात सुनो आप भाई, जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी है, 14 दिन पहले। कौन देगा, या तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर, या फिर आपका क्या होंगे, लोकसभा के 1/4, कोई भी दोनों में से एक होना चाहिए। यदि लोकसभा को दिक्कत लग रही है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, यदि राज्यसभा को दिक्कत लग रही है तो राज्यसभा के 1/4, दोनों में से कोई एक, कंपलसरी नहीं है, दोनों कोई एक इंफॉर्मेशन देगा, याद रखना। अब इसको इंफॉर्मेशन दे दी गई,
किसको? भारत के राष्ट्रपति को। भाई आपने ये गलत काम किया है और आपके ऊपर हम महाभियोग प्रक्रिया लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हटा नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। अब 14 दिन किसको दिए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। या तो आप सबूत पेश करो, ठीक है, हाँ, और सबूत कहाँ पेश किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ये कहाँ पेश करेगा? सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये संसद में पेश करेगा। कहाँ करेगा? संसद में। अब क्या होगा भाई, 14 दिन के बाद, 14 दिन के जो बाद है, फिर क्या होगा? लोकसभा और जो राज्यसभा है, मैंने यहां पर बात किसकी करी है? और एंड की बात करी है, याद रखना, ठीक है, हाँ। और यहां पर और की बात हो रही है। और का मतलब क्या आता है? इन दोनों में से कोई एक, और एंड का मतलब दोनों ही कंपलसरी हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य क्या करेंगे? पारित करेंगे। क्या करेंगे? पारित करेंगे। और जैसे वो पारित कर देते हैं तो भारत का राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना। तो पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया की सूचना कितने सदस्य देते हैं? 1/4। किस सदन के देंगे? किसी भी सदन के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया को पारित करने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 2/3। कितने? 2/3। किसके? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लोकसभा के भी 2/3 और राज्यसभा के भी 2/3 कैंडिडेट होने चाहिए। तो और जैसे इन्होंने साइन कर दिए तो फिर क्या होगा आपका भाई? भारत का राष्ट्रपति पद हट जाए। अब सुनना ध्यान से, अभी मैंने एक बात बताई आपको भी, हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है, जब भी ये कोई बिल पारित करते हैं या कोई भी काम करते हैं, लास्ट में साइन कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। हमेशा कौन करता है? राष्ट्रपति। जब ये महाभियोग प्रक्रिया को 2/3 सदस्य लोकसभा के और 2/3 सदस्य राज्यसभा के पारित कर रहे हैं, उसके बाद क्या इस प्रक्रिया पर राष्ट्रपति के साइन होंगे? होंगे, तभी मंजूरी होगी। अब मान लो मैं राष्ट्रपति हूं और आप सारे मेरे को हटाना जा रहे हो और लास्ट साइन मन नहीं करना है, क्या मैं साइन करूंगा? क्या फिर मैं साइन करूंगा उस पर? ये बताइए, वही तो मैं बात कर रहा हूं। एक बार ये बताइए, क्या मैं साइन करूंगा इस पे? ये बताओ आप। मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो लाया गया है। तो हाँ, गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो पॉइंट ये आता है, पूरे संविधान में एकमात्र ऐसा प्रोसेस है संसद का जिस पर राष्ट्रपति के साइन होते ही नहीं, किसी के साइन नहीं होते। यहां पर इन दोनों ने पारित किया, बस ये कंप्लीट हो चुका है। इसलिए याद रखना, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते, तो वो है इम्पीचमेंट, महाअभियोग प्रक्रिया। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, सभी पर राष्ट्रपति के साइन होना कंपलसरी है। इस बात को कहता, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो इस बात को याद रखना। और इसमें सिर्फ अपना रोल किसका होगा भाई? राज्यसभा का होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। आई समझ में महाभियोग प्रक्रिया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अभी थोड़ा सा मैं यहां पर एक बार और देखिए। अब देखिए, यदि भारत का कोई भी आप पे कोई गलत काम कर रहे हैं, कोर्ट अपने को सजा देगा, तो अपने को क्या मिला? न्याय मिला कि नहीं मिला? किसी ने वो करा। लेकिन यदि भारत का राष्ट्रपति को कोर्ट तो सजा दे ही नहीं सकता, अब सजा कौन दे रही इसको? संसद। तो यानी इसलिए याद रखना, महाभियोग प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा न्याय तो कोर्ट ही करता है। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता प्रोसेस। तो महाभियोग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, मतलब ज्वाइंट सेशन नहीं होता। ये नहीं कि इकट्ठे कर लें। राज्यसभा के भी 2/3 होना चाहिए, लोकसभा के भी 2/3। और जब महाभियोग प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस में चल रही है, क्या है? महाभियोग प्रक्रिया जब चल रही है तो याद रखना भाई आपने हाँ, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मान लो भाई 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दी, अब 14 दिन तो मैं हूं राष्ट्रपति, तो उस टाइम पर यह नहीं कि आपकी पावर कम कर दी जाएगी या समाप्त। पावर सेम टू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 14 दिन के बाद देखा जाएगा जो कुछ भी होना है।
पद छोड़ना है या कुछ भी करना है। तो महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया, ये मैं आपसे एक पॉइंट पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्शन का बेरा पट गया, महाभियोग प्रक्रिया का पता चलिए क्या रहेगा इसमें। कोई लाइन ना समझ में आओ तो वो पूछ लेना इसमें। हाँ, पारित लोकसभा और राज्यसभा 2/3। चलिए अब देखिए, एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ पर बोलेगा कोई नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। यहाँ पर तो हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन की, निर्वाचन की, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ महाअभियोग प्रक्रिया। महाअभियोग प्रक्रिया, सुनना ध्यान से इस चीज को, क्योंकि प्रश्न थोड़ा डिटेल में वो पूछे ना, अब जो थोड़ा सा लेवल का, उस लेवल में देखिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जिससे पूछा उत्तर वो दे देना। प्रश्न सारे सुनो ध्यान से। ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो भाग लेते और ना ही महाभियोग प्रक्रिया में, ना तो इलेक्शन में और ना महाभियोग प्रक्रिया, दोनों में भाग नहीं लेते, वो कैंडिडेट कौन है? राज्य विधान परिषद, ठीक है। आगे उत्तर आप नहीं दोगे, याद रखना, जिससे पूछा वो। यानी राज्य की जो विधान परिषद होती ना, विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश के अंदर, विधान परिषद। विधान परिषद एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो भाग लेती है और ना ही महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेती है, कौन से में भी भाग नहीं लेती है, इस बात को याद रखना। दूसरा प्रश्न सुनिए मेरा ध्यान से। ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाअभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? ध्यान सुना, चुनाव में, इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, उसमें भाग नहीं लेते। तो बताइए ऐसे कैंडिडेट कौन से होंगे? इलेक्टेड मेंबर, हाँ जी बताइए कौन होंगे? प्रश्न क्या है? जो चुनाव में, याद रखना, भाग, चुनाव में भाग जो है वो लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में नहीं लेते। बताइए। हाँ जी, अब बताइए आप क्या उत्तर देना चाहोगे? जो चुनाव में तो भाग ले रहे हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में नहीं ले रहे। हाँ, तो याद रखना भाई, कौन? वो है आपकी विधानसभा। विधानसभा जो है वो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, ठीक है। उसके बाद और क्या भाई, जो मनोनीत सदस्य, सॉरी, विधानसभा। और यहाँ पर क्या होगा आपका? निर्वाचन। निर्वाचन में भाग कौन लेती है? विधानसभा लेती है, विधानसभा भी लेती है। और आपका राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बात समझ में आ गई है? यानी विधान। अब ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में नहीं लेते? मनोनीत सदस्य। मनोनीत ऐसे सदस्य हैं जो यहां पर तो भाग लेंगे लेकिन वो कैंडिडेट यहां पर भाग नहीं लेंगे, मनोनीत कैंडिडेट भाग नहीं लेंगे। बाकी सारी चीज आ गई, कौन क्या कुछ है, कोई दिक्कत यहां तक? इस बात को अच्छे से याद रखना, कौन कब भाग लेता है, कौन कब नहीं लेता। यानी मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में लेंगे, इलेक्शन में नहीं लेंगे। लेकिन विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं वो निर्वाचन में लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में नहीं लेते, ठीक है। हाँ, उसके बाद विधान परिषद एक ऐसी है जो ना लोकसभा, उसमें निर्वाचन में और ना महाभियोग प्रक्रिया, कौन से में भी भाग नहीं लेती है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ओके, इस डायग्राम को अच्छे से तैयार करो, क्योंकि फिर आपका टेस्ट लेंगे पूरा राष्ट्रपति टॉपिक का, प्रेसिडेंट का। एक टॉपिक अभी खत्म कहाँ हुआ टॉपिक, 3 दिन और 2 दिन और चलेगा अभी तो। ठीक है, ठीक है।
चलो आगे। ओके ओके। हम्म हम्म मैं पढ़ाता सारे सब्जेक्ट हूँ, जहाँ मैं टीच करता हूँ हिसार के अंदर, कंप्लीट। बहुत एक में नहीं हो, फिक्स में। एसएससी है आपका, दिल्ली पुलिस हो गया, जो वनडे यूपीएससी का हिसार में नहीं है, ये सेंटर ही नहीं है, वरना तो इतने लेवल का नहीं है, वो तैयारी भी नहीं करते ना इधर कोई है कुछ ना ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये चीज़ अपना जो वनडे एग्जाम होते हैं वो कंप्लीट ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है। उसमें कंप्लीट जीएस का पोर्शन अपना ही होता है सब कुछ। हाँ ये चीज़ तो है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फिर थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलिए, अब इसमें आपको मैंने पहले कुछ और बातें करनी थी, रुको पहले इसको देख लेते हैं, आप इस स्लाइड को एक बार देखिए, फिर आगे करते हैं आप। यदि हम बात करें यहाँ पर, ध्यान से सुनना भाई, जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति चुनाव 1952 से स्टार्ट हुए हैं, इस स्लाइड को आप नोट करना। अब तक जो है टोटल कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा भाई? 7 महिलाओं ने। कितनी? 7। सबसे ज्यादा कैंडिडेट कब थे? 1977 में थे, याद रखना। पहली बार कितने थे 52 में? 5। अब 2022 में हो तो कितने थे? सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे, द्रौपदी मुर्मू जीत गई, एक यशवंत जो थे वो हार गए थे। तो अब तक टोटल 7 जो है महिलाएं राष्ट्रपति चुनाव लड़ी हैं। सबसे पहली जो महिला, ठीक है, वो कौन थी भाई? कृष्णा कुमारी चटर्जी, ठीक है। हाँ चटनी लिखी है, चटर्जी है, याद रखना। हाँ चटर्जी है, चटर्जी। तो कृष्णा कुमारी चटर्जी, जिन्होंने 1952 में क्या करा था भाई? इलेक्शन लड़ा था, इस बात को याद रखना, ठीक है। दूसरी महिला कौन है भाई? मनोहर होकलर, जिसने 1967 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, और ये एक ऐसी महिला है जिसको एक भी वोट नहीं मिला था, ठीक है। हाँ मतलब जिनती क्या करी थी, वह प्रस्तावक और अनुमोदन वाली भी दी थी ना, लास्ट में 29 वोट नहीं डाले इसके दो, ठीक है। हाँ तो इस चीज को याद रखना। फिर तीसरी महिला कौन है? फूल चरण कौर। चौथी महिला याद रखना लक्ष्मी सहगल। और पांचवी हम बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। छठी हम बात करें मीरा कुमारी। और सातवीं हम बात करें द्रौपदी मुर्मू। अब इनमें 7 तो याद नहीं रखनी, कदे लिखने बैठ जाओ। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी है? पहली महिला याद रख लेना क्योंकि शुरू वाली है, याद रखना। उसके बाद एक याद रखना भाई लक्ष्मी सहगल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पर इन्होंने जिसके इसके दूसरा कैंडिडेट जो जीता था वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जब एपीजे अब्दुल कलाम ने चुनाव लड़ा था उसके प्रतिद्वंदी यानी साइड में जो महिला थी वह कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इंपॉर्टेंट है, यानी इन महिलाओं में सबसे पहला जो चुनाव जीता था राष्ट्रपति, वो किसने जीता था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो बताइए देश की पहली महिला वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल या प्रतिभा देवी सिंह। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू क्या होगी? दूसरी महिला होगी। मीरा कुमारी को जानते हो आप? कौन थी मीरा कुमारी? पायलट, होली पायलट मीरा कुमारी। तो एक तो किरण बेदी थी, अन्ना जॉर्ज थी। हाँ तो कंफ्यूज हो जाते हो। मीरा कुमारी, कुमारी ही कुमार लिख रही है, कुमारी, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी याद रखना कौन थी भाई? ये लोकसभा, लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा स्पीकर पूछा जाए वो कौन थी? मीरा कुमारी थी, ठीक है। हाँ लोकसभा के अंदर
जो कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर। एक नाम सुना होगा आपने, बाबू जगजीवन राम, सुना है? एक बाबू और एक बापू, मैंने एक दिन पहला भी बताया था आपको। हाँ, तो बाबू उसी की बेटी मीरा कुमारी, याद रखना। लोग उस दिन भी मैंने यही बात बताई थी और दोबारा फिर रिपीट कर दी, और जब लोकसभा पढ़ाऊंगा तब फिर आएगी, और फिर भी याद नहीं होगी तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। जब एक ही नाम में पूरी पॉलिटी में 4-5 बार बाबू की थी, बापू की नहीं थी। बापू और बाबू दोनों अलग अलग हैं। बापू कौन था? बापू था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, और बाबू किसे कहा जाता है? जगजीवन राम को, जो देश में सबसे लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं, याद रखना। तो 2017 के अंदर मीरा कुमारी जो है, याद रखना, इसने रामनाथ कोविंद के उसमें अपना इलेक्शन लड़ा था, हार गई थी ये भी। और द्रौपदी मुर्मू, याद रखना भाई, 2022, ये याद रखना, ठीक है। आगे बात आता है, उस साइड मैंने लेकर के कुछ राष्ट्रपतियों के नाम, वो क्या है? अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। अल्पसंख्यक बोल सकते हो या मिलिट्री प्रेसिडेंट आप जिसको बोलते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा होता है बताइए? हाँ हाँ हाँ, उसका मतलब फिर जिनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। और भारत के अंदर 6 ऐसे धर्म हैं जिसके अंदर क्या करके आपके अल्पसंख्यक वर्ग, जब आप फंडामेंटल, जिसमें एक क्या है आपका, सिख हैं जो अल्पसंख्यक में ही आते हैं, मुस्लिम है वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। वहीं पर अपन इनके बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फरूखुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, APJ अब्दुल कलाम, सरदार ज्ञानी जैल सिंह, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या है भाई, अपने भारत के राष्ट्रपति बने हैं अल्पसंख्यक वर्ग से। प्रश्न किस तरीके से आएगा? 4 नाम दे देगा, VV गिरी, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम दे देगा नाम, ठीक है। आप पे तो नहीं समझाएंगे भाई, ये तो मुस्लिम था। अगले ने क्या पूछ रखा? अल्पसंख्यक। KR नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हाँ, 4 नाम दे दिए, देखो ध्यान से। अब ये चीज भी होती है, पहला ऑप्शन दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर, मान लो आपका यहाँ पर फकरुद्दीन, ध्यान सुनना, फकरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नाम दे दिया यहाँ पर आपको KR नारायण, और चौथा नाम दे दिया आपको शंकर दयाल शर्मा। और प्रश्न पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक है? कौन आ जाएगा? फकरुद्दीन अली अहमद। लेकिन कई से वहाँ जो बिना जिक के पढ़े अपना पेपर देने जाओगे SSC, वो पता क्या करके आओगे? वो करके आओगे 29, क्योंकि जिंदगी में एक ही नाम सुने हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, सीधा उत्तर देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये नाम तो वही सुना जो जिक के पढ़े हैं, ठीक है। वरना तो जिंदगी में कभी नाम आते नहीं है, तो फकरुद्दीन और ये चीजें, तो उसने तो जिंदगी में एक ही नाम सुना, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हाँ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कर क्या होगा? और उसने न्यू बेरा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जिंदगी में कभी राष्ट्रपति बने कौन था? वो तो प्रधानमंत्री था, ठीक है। हाँ, और पर्सन राष्ट्रपति आप पूछ रखे हैं, तो ये चीज याद रखना। तो अल्पसंख्यक कौन कौन है हमारे? जाकिर हुसैन, फकरुद्दीन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, APJ अब्दुल कलाम और सरदार ज्ञानी जैल सिंह, ये हमारे क्या हैं? अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। हाँ हाँ, अब आप पे जो बात करेंगे, एक बार 10 मिनट ब्रेक लो आप, फिर चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगला कर दो सर। अब आप पे बात करेंगे, अपन पढ़ना है राष्ट्रपतियों के नाम। हालांकि आप एक एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समेत, क्योंकि आपने पूरी पॉलिटी के अंदर यदि मैं बात करूं, राष्ट्रपति के कार्यकाल हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी हुई या कोई ऐसी घटना हो जाती है, जैसे भाई भारत पाक युद्ध हुआ, उसमें हमेशा राष्ट्रपति का नाम ही पूछता है, भाई इस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रत्येक राष्ट्रपति का कार्यकाल पता होना चाहिए। लेकिन कुछ एक अपने जो मेन पॉइंट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करें अल्पसंख्यक राष्ट्रपतियों के बारे में, कौन कौन थी? जाकिर हुसैन, फकरुद्दीन, M हिदायतुल्लाह और सरदार ज्ञानी जैल सिंह, ये कैंडिडेट थे, याद रखना। अब यदि हम बात करें यहाँ पर ऐसे राष्ट्रपति जिनको क्या मिला हो भाई? भारत रत्न मिला हो, वो भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं? ऐसे राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो नंबर 1 कैंडिडेट आएगा आपका कौन भाई?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। और इनको भारत रत्न कब मिला था? 1954। भारत रत्न एक पुरस्कार है, याद रखना। रत्न, रत्न नाम है ये, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा क्या है? प्राइज यानी पुरस्कार है, इस बात को याद रखना। और बताइए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1954 में हुई थी। और 1954 में कितने कैंडिडेट को ये दिया गया था? 3 कैंडिडेट को दिया गया था, जिनमें से एक हमारे कौन थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे कौन थे बताओ? सी राजगोपालाचारी। जानते हो कौन थे सी राजगोपालाचारी? सी राजगोपालाचारी वो आजाद भारत जो है, स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी का नाम सुना है? उसका एक बेटा था जिसका नाम था देवदास। देवदास की जो पत्नी थी वो इसकी बेटी थी, सी राजगोपालाचारी। यानी सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी आपस में समधी थे। हाँ, याद रखियो। तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक कौन थी? सीवी रमन। सीवी रमन कौन थी? वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो याद रखना 1954 के अंदर 3 कैंडिडेट को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता। कौन है? राष्ट्रपति देता है। 3 कैंडिडेट सीपी कृष्णन, सी राजगोपाल यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। और सीवी रमन से क्वेश्चन ये भी अच्छे से याद रखना, भारत का पहला वैज्ञानिक बताइए, साइंटिस्ट जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो वो भी कौन थे? सीवी रमन ही थे। लेकिन पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, लेकिन साइंटिस्ट कौन था? तो वो याद रखना, सीवी रमन। ठीक है, इस बात को 1954 में इनको मिला था। फिर राजेंद्र प्रसाद तो खुद ही राष्ट्रपति थे, उनको तो मिल नहीं सकता जब तक वो राष्ट्रपति थे। तो दूसरे कैंडिडेट कौन है जिसको भारत रत्न मिला? राजेंद्र प्रसाद को। तीसरे पे कौन है भाई? जाकिर हुसैन को। चौथे पे वीवी गिरी। पांचवें पे एपीजे अब्दुल कलाम। और छठे पे कौन हो गए? प्रणब मुखर्जी। ऐसे भारत के राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जिनको भारत रत्न मिला है, याद रखना। वो कौन कौन होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कब मिला है? 2009 में। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, वीवी गिरी को 1975 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, राजेंद्र प्रसाद को 62 में और सबसे पहले किसने मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में। ओके, रिपोर्ट यहां तक जिनको भारत रत्न मिला है। उसके बाद ऐसे राष्ट्रपति जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री भी रहे और आगे जाकर देश के क्या बने? राष्ट्रपति। तो याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। 1977 में भारत के निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति भी बने थे। और एक आपने सुना लोकसभा, लोकसभा का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। ऐसा राष्ट्रपति बताइए जो लोकसभा का स्पीकर भी रह चुका है? नीलम संजीव रेड्डी थे। ये चीजें आगे भी आपका स्पेशल एक एक राष्ट्रपति के ऊपर ही बात करेंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश, याद रखना, सीएम। सरदार ज्ञानी जैल सिंह कहाँ के सीएम रहे हैं? पंजाब के। कोई दिक्कत? शंकर दयाल शर्मा कहाँ के सीएम रहे हैं? मध्य प्रदेश के। बीडी जत्ती कहाँ के रहे हैं? मैसूर। और मैसूर को आज क्या बोलते हैं आप? कर्नाटक। कर्नाटक बोलते हैं, याद रखना। पहले इसका नाम मैसूर था। ठीक है, यूपी का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इनके नाम अलग अलग हुआ करते थे। तो याद रखना, ऐसे राष्ट्रपति जो अपने क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री। कौन कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, सरदार ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा और बीडी जत्ती। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद ऐसे राष्ट्रपति जो राजदूत रहे हैं, राजदूत दूसरे देश में। हाँ हाँ, तो वो कौन कौन रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन से देश के राजदूत रहे हैं? रूस के। वीवी गिरी कहाँ के रहे हैं? श्रीलंका के। आर नारायण, याद रखना, चीन, तुर्की, यूएसए और थाईलैंड सभी देशों के क्या रहे हैं? राजदूत रहे हैं। ये ना भी याद रखना, ये सीएम वाला याद रखना,
भारत रत्न वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन कौन थे, एक भारत रत्न किस किस को मिला है, ये दोनों लाइन आपने अच्छे से याद करनी है। इसको थोड़ा सा अच्छे से स्किप भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये दो चीज अच्छे से याद रखे। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली, जाकिर, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें पूछूंगा भी इनको भारत रत्न कब कब मिला है, इस बात को याद रखना। और ये राजदूत रहे हैं, और ये याद रखना अपने कौन सा राष्ट्रपति सीएम रहे, कौन से राज्य के रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी का नाम अच्छे से याद रखना, आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, निवृत्त राष्ट्रपति भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इन सभी जगह पर ये काम कर चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो गया, चलिए आगे। ये पीछे वाला करूं, चलिए लिखो जल्दी से एक बार। अगली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, अगली जो है उसके बारे में। इसमें ये कैंडिडेट आपको पता होना चाहिए कौन सीएम रहे हैं कौन वो। ये तो नाम है, नाम के नाम ही रहने हैं, इंग्लिश हिंदी में चाहे कैसे भी पढ़ो आप। चलो हो गया, जल्दी। ये वाला ये तो नाम ही है, इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। इस ये जो है ना, ये आपको मिलेगा स्लाइड, ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, फिर आपको पूरी मिल जाएगी। ये हो गया, ठीक है ठीक, ओके, तुम्हारा तो पता मेरे को। हाँ, चलिए आगे देखो। राज्यपाल को आप क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे प्रेसिडेंट जो अपने गवर्नर रहे हैं, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। तीन, मेरे कहने से 3 स्लाइड अच्छे से कर लेना, यदि अपन थोड़ा बढ़िया तरीके से। एक तो जिनको भारत रत्न मिला वो कैंडिडेट याद रख लेना, ठीक है। हाँ, एक अपन याद रखना जो अल्पसंख्यक रहे हैं उनके बारे में अपन अच्छे से पता होना चाहिए, और एक अपन क्या होना चाहिए, राज्यपाल वाले, ठीक है। राज्यपाल है ये, याद रखना, यानी गवर्नर। ऐसे प्रेसिडेंट जो गवर्नर के पद पर भी काम कर चुके हैं। गवर्नर कहाँ बनता है, राज्य के अंदर, याद रखना। सबसे पहला नाम किसका आ गया, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं, याद रखना। रामनाथ कोविंद भी कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। यानी जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो हैं दोनों बिहार के क्या रह चुके भाई, राज्यपाल रह चुके हैं, इस बात को आपने अच्छे से ध्यान रखना। द्रौपदी मुर्मू इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कहाँ की, झारखंड। तीनों के 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। बिहार के कौन कौन रहे हैं, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, याद रखना। राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ की राज्यपाल यानी गवर्नर हुआ करती थी, तो याद रखना भाई, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, हालांकि ये पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इन सभी राज्यों में क्या रह चुके हैं, राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। इनमें नाम इंपॉर्टेंट आता किसका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, प्रतिभा पाटिल। वीवी गिरी जो है उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर सभी के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद रखना, राजस्थान। कई बार आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है, बताइए जो राजस्थान है, राजस्थान की पहली महिला गवर्नर, पहली महिला जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है, वो कौन रही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यदि आपसे पेपर में ये पूछ लें, झारखंड की पहली महिला, झारखंड की स्पेशल बात कर रहा हूं मैं, पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आंसर क्या दोगे, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन इस पूरे देश में पहली महिला गवर्नर कौन थी,
सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश। उसका नाम यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि वो राष्ट्रपति नहीं बनी थी। हाँ, अपन राष्ट्रपति का नाम लिख करके हैं, तो याद रखना उनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की क्या रही है? आपकी राज्यपाल रही है, यूपी की राज्यपाल यानी गवर्नर रही हैं, और पूरे देश के अंदर ये पहले नंबर पर हैं। लेकिन प्रतिभा पाटिल राजस्थान में पहले नंबर पर हैं, और द्रौपदी मुर्मू झारखंड के अंदर पहले नंबर पर हैं। हालांकि ये दोनों क्या रही हैं? भारत की राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना। चलिए, कृष्णा कुमारी चटर्जी पहली कैंडिडेट थी महिला जिसने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। बताइए एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पर किसने लड़ा था? लक्ष्मी सहगल। किसने? लक्ष्मी सहगल ने लड़ा था। पहली महिला बताइए जिसने राष्ट्रपति चुनाव जीता था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला बताइए? द्रौपदी मुर्मू। ऐसी महिला जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रही और राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा, मीरा कुमारी। हालांकि हार गई थी, उस बात को याद रखना। ये कैंडिडेट अपन अच्छे से पता होना चाहिए सारे के सारे। चलिए, तो ये अपन बात कर ली है सारे की सारी कौन कौन सी महिलाएं हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अलग अलग राष्ट्रपतियों के नाम आएंगे। ठीक है, इनके बारे में। लेकिन एक बार आप पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान सुनना अभी तक जो पढ़ा है। तो ये अभी तक जो अपन आर्टिकल डिस्कस करे हैं, ये एक दो नए आर्टिकल हैं, इन्हीं की है स्लाइड इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52। जल्दी बताइए, क्योंकि अब अपन ने क्या करना है, एक बार आर्टिकल नहीं राष्ट्रपति नाम पढ़ने हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या कुछ सा? हाँ, राष्ट्रपति वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखना 52। बताइए 53 में क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति। 56 में क्या है? कार्यकाल और त्यागपत्र, ये चीज है। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है? योग्यताएं। 59 में क्या है? शर्तें यानी वेतन। 60 में क्या है? शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। अब बात आती 62 नहीं पढ़ा था अपने, 62 में क्या है? पद रिक्त। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त कैसे हो सकता है, उन चीजों के बारे में यहाँ पर दे रखे हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, उसकी जगह पर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति दोनों खाली हों तो फिर कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या भारत का सीजीआई। ये इस तरह की ये बात कहां पर लिख रखी है? आर्टिकल नंबर 65 65 में क्या है? कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति जिसको आप बोलते हैं, उसके बारे में। यदि भारत का राष्ट्रपति की अचानक डेथ हो जाए, उसकी जगह पर जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो भारत का क्या कहलाएगा? कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसको वही पावर दी जाएगी, वो सारी की सारी शक्तियां दी जाएगी, मतलब 6 महीने खातर वो अपना क्या है? राष्ट्रपति है। इस चीज को याद रखना। आर्टिकल नंबर 361 में क्या दे रखा है भाई? राष्ट्रपति राज्यपाल के विशेषाधिकार दे रखे हैं, स्पेशल राइट्स दे रखे हुए हैं आर्टिकल नंबर 361 के अंदर। एक ये आर्टिकल बता दो मेरे को, 71 में क्या है? आर्टिकल नंबर, हाँ, वाद विवाद हो जाए तो निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। विशेषाधिकार और स्पेशल दे रखे हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को कभी भी आप पद पे रहते हुए दंडित नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये बात कहां पर है? आर्टिकल 361 में। यदि कोई अपराध हो भी जाता है तो इनको पद पे रहते हुए आप अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले इनको पद से हटाना पड़ेगा, फिर कार्रवाई होगी। ये बात याद रखना। यह चीज अपनी इंग्लिश के अंदर है, याद रखना। 52 में क्या है? प्रेसिडेंट ऐड होगा, किसका? कार्यपालिका का। 54 में क्या दे रखा है? निर्वाचन मंडल। 55 में क्या दे रखा है? निर्वाचन रीति के बारे में। 56 में क्या दे रखा है? कार्यकाल और त्यागपत्र। 57 में क्या दे रखा है? दोबारा से निर्वाचन। 58 में क्या दे रखे हैं? योग्यताएं। 59 में कंडीशन यानी शर्तें। 60 में क्या दे रखे हैं? ओथ। 61 में क्या दे रखे हैं? महाभियोग प्रक्रिया। 62 में इसका पद रिक्त कैसे होगा, वो चीज है।
65 में क्या दे रखा है भाई आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति दे रखे हैं। 61 में क्या दे रखे हैं इनको, स्पेशल जो आपका क्या दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं, हाँ प्रोविजन आप एक कह सकते हैं, स्पेशल दे रखी है इनका। तो वो सिर्फ दो ही अपने याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्र, गवर्नर आ गया याद रखना, राज्यपाल और राष्ट्रपति। ओके लिख लो इनकी आर्टिकल, ये सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको अच्छे से आपने ध्यान में रखना। ये वहाँ पे बात करेंगे अपने इन राष्ट्रपतियों के बारे में, ठीक है, और फिर इसकी पावर आ जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार अपन अच्छे से पता होना चाहिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि सारे का अपन कार्यकाल भी पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के राष्ट्रपति कब बने भाई, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और याद रखना ये 1962 तक भारत के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। यदि मैं बात करूं तो कितने साल हो गए भाई इनको, 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन इनका इलेक्शन कब हुआ था राष्ट्रपति के रूप में, 52 के अंदर, ठीक है, कब हुआ था, 52 में। पहले तो ये सीधे ही अपने क्या बनाए गए थे, भारत के संविधान सभा के क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष भी हुआ करते थे, याद रखना इस चीज को, संविधान सभा के। और इन्हीं को क्या बना दिया गया था देश। कोई बता सकता अंतरिम सरकार में ये किस पद पर थे, जो अपनी अंतरिम सरकार ने शपथ कब ली थी, 46, 2 सितंबर 1946 को। हाँ, कृषि मंत्री थे, क्या मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, याद रखना। तो 12 वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति हैं। आज तक इतना कार्यकाल किसी का भी नहीं रहा है, याद रखना। इसके प्रतिद्वंदी यानी जीत्या कौन था, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा इसके नजदीक जो कैंडिडेट था वो कौन था, केटी शाह। केटी शाह जो है इसके प्रतिद्वंदी थे। हालांकि कृष्णा कुमारी चटर्जी ने भी क्या करा था, पहली महिला थी जिसने 1952 में क्या करा था, इलेक्शन। कैंडिडेट तो कई थे, कितने कैंडिडेट थे 52 में, 5। कितने कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेट थे। लेकिन दूसरे नंबर वाले कौन थे, केटी शाह साहब थे, याद रखना। हालांकि ये चीज याद रखना 1962 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं, याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किताबें लिखी गई हैं, याद रखना। इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो किन की है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बापू के कदम, किसके, बापू के कदम, यह भी एक बुक है, किन की है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार जो है यह भी एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। हाँ, आपने एक हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे 1917 के अंदर एक आंदोलन चला था, कौन सा, चंपारण आंदोलन, चंपारण मोमेंट, आंदोलन को बोलेंगे मोमेंट। चंपारण जो मोमेंट चला था अपना 1917 के अंदर चला था, जो उस समय ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसका साथ दिया था, महात्मा गांधी का। इसलिए पेपर में पूछा जाता आपसे, बताइए बिहार का गांधी किसे कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। बताइए आपको पूछा जाए दक्षिण साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं, साउथ अफ्रीका, हाँ नेल्सन मंडेला को। ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, काला गांधी, मार्टिन लूथर, क्या नाम होगा, मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी, जो अमेरिका से बिलोंग करते थे। हालांकि नेल्सन मंडेला का रंग भी ब्लैक ही था, लेकिन ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी फुटियर जो गांधी यहाँ पे, या सीमांत गांधी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफर खां पाकिस्तान के। और बिहार का गांधी किसे बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस हो रही इतनी बात याद रखनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 24 जनवरी से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखना। इनके द्वारा लिखी गई बुक सबसे
लंबा कार्यकाल, लॉन्ग टाइम पीरियड रहा जो है सबसे सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है, इस बात को याद रखना। दूसरी यदि हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसने 1952 में इलेक्शन लड़ा था और फिर क्या करी थी भाई, शपथ ली थी। 3 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी बातें अपन अच्छे से पता होना चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, 3 बार कैसे, एक तो 24 जनवरी से 1950 से लेकर 52 तक, फिर 52 में इनका इलेक्शन हुआ। हाँ, तो फिर एक बार तो ये हो गया ना, 50 से 52, एक 52 से 57 और एक 57 से 62। हाँ, और डिफरेंस तो कम है वो तो कोई, लेकिन बने तो शपथ तो ली थी यहाँ 50 में भी तो। हाँ, शपथ 50 में ली, 52 में ली और 57 में, 3 बार शपथ ली इन्होंने, याद रखना। चलिए आगे, दूसरे भारत का पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति कौन रहा भारत के, तो वो याद रखना भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। और याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर 1888 को हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। इसलिए 5 सितंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, और शिक्षा एजुकेशन डे कब मनाते हैं, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे आप कब मनाते हैं और टीचर्स डे आप कब मनाते हैं। टीचर्स डे का तो पता चल ही गया 5 सितंबर को। एजुकेशन डे कब मनाते हैं, 24 जनवरी को क्या हुआ था, बालिका दिवस मनाया जाता उस टाइम 24 से। तो शिक्षा दिवस मनाया जाता 11 नवंबर को, क्योंकि अब्दुल मौलाना जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्म 11 नवंबर को आता है, याद रखना। तो देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखना भाई, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, यह चीज याद रखना। टीचर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद दूसरी बात यह है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो एक गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, इसका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। हाँ, 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को देश के अंदर क्या कर गई थी, पहली बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल, तो बताइए देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है, आपातकाल वो किसने लगाया था भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने घोषणा करी थी राष्ट्रीय। और इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 352 के अंदर है, याद रखना। 352 जो आर्टिकल है उसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में दे रखे हैं, इस बात को आपने अच्छे से याद रखा। क्योंकि 1962 में देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल भी खत्म होता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब तक रहे थे, 50 से लेकर 62 तक रहे थे, और 62 से लेकर 67 तक कौन रहेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते, भाई 1962 में इमरजेंसी तो लगी थी, लेकिन वो राजेंद्र प्रसाद ने लगाई थी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए अपना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि 26 अक्टूबर को देश का राष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इमरजेंसी जो है 1962 में अपना एक युद्ध हुआ था। ठीक है, हाँ, युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, हाँ, इंडो चाइना यानी भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और 65 में कौन सा हुआ था, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, हाँ, और इसके बाद फिर कौन सा समझौता हुआ था, हाँ, कौन सा हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट जो था, ताशकंद समझौता। ठीक है, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री गए थे अपने, याद रखना। हाँ, 1971 में कौन सा युद्ध हुआ था, भारत पाक ही था, याद रखना, किसका, भारत। उसमें कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, हाँ, शिमला समझौता।
वो शिमला इंदिरा गांधी के टाइम पर। तो याद रखना दूसरे राष्ट्रपति अपने कौन रहे भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति कौन अपने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल सभी का लिखवा रहा हूं मैं, 1967 से लेकर 1969 69 तक, ठीक है। इस ये आपने अच्छे से याद रखना है। 1969 पहला पॉइंट आता है, प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे अपने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे राष्ट्रपति बताइए जिनके पद पर रहते हुए डेथ हुई है, पद पर रहते मृत्यु हुई है, हाँ रहते हुए मृत्यु, यानी जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, डेथ कब हुई थी इनकी, याद रखना 3 मई को हुई थी, ठीक है। 3 मई 1969 को इनकी डेथ हुई थी। उस दिन ये देश के क्या थे भाई, राष्ट्रपति के पद पर थे, याद रखना। तो 3 मई 1969 69 को इनकी डेथ हुई थी, याद रखना। और ऐसा देश का पहला राष्ट्रपति, हाँ पहला मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए, मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो भी हमारे कौन थे भाई, वो याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 3 पॉइंट आगे, पहला अल्पसंख्यक, पहला मुस्लिम, पहला पद पे रहते हुए डेथ, तीनों पॉइंट याद रखने इसके। उसके बाद भाई जब देश का राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसी इमीडिएटली तुरंत ही क्या किया जाएगा, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और 3 मई के दिन यदि आपने देखा तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन हुआ करते, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी को पहला भारत का क्या बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बताइए देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे भाई, वीवी गिरी बने थे। और वीवी गिरी 3 मई से लेकर कब तक, 20 जुलाई, कितने दिन तक रह सकते हैं, 6 महीने तक। लेकिन ये जो रहे अपने भाई वो याद रखना 3 मई से लेकर 20 जुलाई तक ही रहे थे, याद रखना, ठीक है। हाँ तो यानी 3 मई से 3 जून 3 जुलाई लगभग आपका 2.25 महीने। तो ये पॉइंट आपने थोड़ा सा याद रखना। तो देखो देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी पहली बार किसने लगाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन साहब थे, याद रखना। पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे, वीवी गिरी थे, याद रखना। पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हुई तो वो भी कौन थे, हाँ जाकिर हुसैन। अल्पसंख्यक कौन थे, जाकिर हुसैन। ये सारी की सारी बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगले जैसे वीवी गिरी जो है इन्होंने क्या कर दिया, इस पद को दोबारा से फिर छोड़ दिया, यानी भारत में राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों क्या हो गए, खाली हो गए, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का। अब देश में कौन बनेगा फिर, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बनाया जाएगा, भारत का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, याद रखना। और याद रखना एम हिदायतुल्लाह, कौन भाई, एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 24 अगस्त तक, 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक क्या रहे भाई, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, एम हिदायतुल्लाह रहे। पहले कौन थे, वीवी गिरी, दूसरे पे कौन थे, एम हिदायतुल्लाह बने थे, याद रखना। सेकंड, लेकिन ये याद रखना ये सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं, सीजीआई थे उस टाइम पर, न कि उपराष्ट्रपति थे, क्या थे, सीजीआई थे भारत के। एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 24 अगस्त तक लगभग 1 महीने तक ये लगभग मान लीजिए भारत के क्या रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि दोनों पद खाली हो गए। फिर वीवी गिरी साहब ने क्या करा था, इलेक्शन लड़ा था, याद रखना, ठीक है, वीवी गिरी साहब ने। तो इसके बारे में आप जो चर्चा करेंगे वो कल वाली क्लास में करेंगे, वीवी गिरी से रिलेटेड जो भी बातें होंगी। एक बार इतने याद रखना है, पहले हमारे कौन थे, तो वो याद रखना राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम कौन थे, जाकिर हुसैन। पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछे तो वो वीवी गिरी। दूसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे, तो एम हिदायतुल्लाह। तो ये बातें आज के लिए इतना ही है, बाकी कल इसकी पावर पढ़ेंगे, शक्तियां पढ़ेंगे। ओके चलिए।